जी शर्मिला फारूकी साहब। क्वेश्चन नंबर 1। सर जवाब कौन दे रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 सर। आंसर भी टेकन एज रेड। सप्लीमेंट्री पूछे सर। सवाल मेरा उसके 4 हिस्से थे सर, जिसमें से बी, सी और डी का जवाब सर नहीं आया है। सबसे पहले तो आई वांट टू मेक दैट वेरी वेरी क्लियर। जो पहले का सवाल आया सर वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो भी आधा आया है। ये यहाँ पर कह रहे हैं कि जो 24 बिलियन है वो ब्रिज फाइनेंसिंग है, दैट इज़ नॉट अ बेल आउट पैकेज। अब आप उसे ब्रिज फाइनेंसिंग कहें या बेल आउट पैकेज कहें, बात यह है कि ये खसारा है और ये खसारा PIA लिमिटेड से लेके सर, हाउस इज़ नॉट इन ऑर्डर सर। सर जवाब कौन दे रहे हैं? जी आप सर जवाब कौन दे रहे हैं? पूछे। सर मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि यहाँ पर वज़ीर साहब फरमा रहे हैं कि जो 24 बिलियन का खसारा है उसमें से 17 बिलियन जो है वो PIA HCL को ट्रांसफ़र कर दिया गया है। जो कंपनी थी PIA लिमिटेड कंपनी थी, उससे निकाल के होल्डिंग कंपनी को दे दिए गए। सर दिस इज़ फाइनेंशियल इंजीनियरिंग, ये रिफॉर्म नहीं है। अब मुझे ये बताया जाए कि ये जो खसारा है 24 बिलियन का, जिसमें से 7 बिलियन अभी भी PIACL के अंदर पड़ी है, इसका ये कौन भरेगा? ठीक है। क्या ये टैक्स पेयर? सर मेरा सवाल अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ये बहुत अहम सवाल है। और जिस तरह मैंने आपको कहा, मेरी आपसे गुजारिश होगी कि अगर आप ये सवाल जो है स्टैंडिंग कमेटी को रेफ़र कर दें, क्योंकि यहाँ बड़े किसी का जवाब ही नहीं आया सर। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट PIA एंड इट्स प्रिवेटाइजेशन। ओके सर ये खसारा कौन भरेगा? आपने यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया। आपका सवाल आ गया। ठीक है जी। मोहतरमा ज़ेब जाफ़र साहब। थैंक यू ऑनरेबल स्पीकर सर। सर जवाब तो मेरे पास है, लेकिन ऑनरेबल मेंबर की जैसी ख्वाहिश है इस पर मैं आपके डायरेक्शन लूँगी, अदरवाइज आई हैव एन आंसर फॉर दिस। आप बता दें कि अगर ये कमेटी को रेफ़र करना चाहेंगे और वुड यू लाइक मी टू आंसर इट ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस? जी आप जवाब दे दें। थैंक यू सर। सर ये ऑनरेबल मैडम ने जो अपनी कंसर्न शो की है सर, इसमें सबको पता है कि पिछले कई सालों से 20 सालों से PIA खसारे में था और सिर्फ 2024 के बाद PIA जो है अब प्रॉफिट में जा रहा है। जब खसारे में था तो उसकी रनिंग कॉस्ट को मीट करने के लिए सिविल एविएशन से जो है ये 24 बिलियन का जो है ये लोन लिया गया था, जिसको विद होल्डिंग कंपनी में पार्क किया गया था, और जो 7 बिलियन था वो रनिंग एक्सपेंस को मीट करने के लिए किया गया था। अब बात ये है कि सर आपको भी पता है और पूरे पाकिस्तान में अब ये बात है कि PIA प्राइवेटाइज होने लगा है, लेकिन उसके बावजूद, ये खसारे के बावजूद PIA अपना एक्सपेंस अब मीट कर रहा है। PIA अब अपने जो है फाइनेंशियल भी मीट कर रहा है, इंटरनेशनल रूट्स भी ओपन कर चुका है और अपने क्या कहते हैं लोकल डोमेस्टिक मार्केट को भी, उसमें भी प्रॉफिट है। तो लेकिन जहाँ पे ये रहा खसारे की बात, ये क्योंकि इसको हमने साइड पे करके बिल्ड होल्डिंग कंपनी में इसको क्लब कर दिया गया है। अब आई एम स्टिल गिविंग एन आंसर। तशरीफ रखें, सवाल आपका हो गया। नहीं इस तरह नहीं होता। नहीं ये था, बहस तो नहीं करा सकते शमीर साहब, आप इतनी सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, प्लीज उनको कंप्लीट करने। आई एम स्टिल आंसरिंग, अगर ऑनरेबल मेंबर जी जी जी। अच्छा इस तरह क्रॉस टॉक ना करें ना, प्लीज इस तरह ना करें। प्रॉफिट का मैं आपसे जिक्र करना चाहूँगी। 23.4 बिलियन 2024 में इसका प्रॉफिट हुआ है। 6.8 बिलियन इन फर्स्ट हाफ ऑफ 2025 का प्रॉफिट हुआ है, और ह्यूमन रिसोर्स को कट करने के बाद जो है हमने उसको भी एयरक्राफ्ट्स को जो है रैशनलाइज भी किया है। सर देखें, अब एक चीज़ जो 20 साल से नुकसान में थी उसको हम प्रॉफिट में ले आए हैं, तो क्या इसको, इस मिनिस्ट्री को, क्या PIA को इसका क्रेडिट नहीं जाता? जहाँ पे आपके पास फ्लीट कंस्ट्रेन है, जहाँ पे आपके पास 32 एयरक्राफ्ट से अब 17 एयरक्राफ्ट के साथ जो है एयरलाइन चला रहे हैं ना, और ना सिर्फ डोमेस्टिक बल्कि इंटरनेशनल रूट्स को भी देख रहे हैं। सो आई थिंक इस चीज़ को भी नोटिस किया जाए, और जहाँ पे अगर और मेंबर का कोई सप्लीमेंट्री है सो आई एम हियर। जी शुक्रिया जी। मेरे पास यहाँ नाम बहुत सारे हैं, मैं एक दो ऑनरेबल मेंबरान को मौका देते हैं। समीना खालिद गुरकी चाहे।
to ask one question. जी बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब, मेरे लिए बहुत ऑनरेबल है रिप्लाई दे रही है हमारी पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी साहिबा। मुझे सिर्फ ये पूछना है कि इन्होंने कहा कि 20 साल से जो है प्रॉफिट में नहीं था पीआईए और अभी पिछले साल से है। मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि जब हमारे पास सारा सिस्टम मौजूद है, गवर्नमेंट जिसकी भी रही, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की या पीएमएलएन की या पीटीआई की, लेकिन उसमें इसके ऊपर क्या इक़दामात किए गए? क्योंकि जो शर्मिला फारूकी कह रही है ये सिंपल सा जवाब नहीं है बिल्कुल। अब प्राइवेटाइजेशन जब हो रही है, बार बार कहते हैं, देखिए जो हमारे पास इम्पोर्टेंट स्टेशन आज भी मौजूद हैं, अभी कह रहे हैं कि उन पे हम फ्लाइट शुरू कर रहे हैं। पिछले हफ्ते मुझे इत्तेफाक हुआ जाने का, ब्रिटिश एयरवेज पे इस्लामाबाद से हम गए डायरेक्ट फ्लाइट, एक सीट खाली नहीं थी। हम अपने पीआईए को क्यों अपने हाथों से कमज़ोर करते हैं कि हमारे पास प्रॉफिटेबल चीज़ें होने के बावजूद हम नुकसान में जा रहे हैं? मेरा ये सवाल है जिसका जवाब दें। जी मोहतरमा ज़ेब जाफ़र साहब। जी थैंक यू ऑनरेबल स्पीकर साहब, बड़ी सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं जी, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हर। जी बिल्कुल इनकी कंसर्न बड़ी वैलिड है। देखिए जहाँ पे हमारे पीआईए की परवाज़ जो है इंग्लैंड के लिए, ब्रिटेन के लिए 23 जो एयरक्राफ्ट जो थे वीकली बेसिस पे जाते थे, फिर एक वक्त आया कि हमारा कोई एयरक्राफ्ट जो था वहाँ नहीं जा रहा था। इसी फ्लोर ऑफ द हाउस पे अब आप देखिए, आपने कहा कि बिल्कुल हर किस्म की हुकूमत आती रही, इसी फ्लोर ऑफ द हाउस पे बात की, अगर सिटिंग मिनिस्टर ने एक ऐसी स्टेटमेंट दी कि जिस पे पीआईए के इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा कि उन्होंने कहा कि पीआईए के जो पायलट्स हैं उनका जो लाइसेंस है वो ठीक नहीं है। आप सोचें कि किस तरह का वर्कलोड, किस तरह का प्रेशर पाकिस्तान पीआईए को सफ़र करना पड़ा इस स्टेटमेंट के ऊपर, और उसके बाद दोबारा अपना वो वक़ार, अपने आप वही स्टैंडर्ड मेंटेन करते हुए दोबारा अपने आप को इंटरनेशनल करना, ये बहुत बड़ा चैलेंज था। सर पाकिस्तान पीआईए के लिए रूट्स बहुत हैं, बहुत सारे हमारा प्रॉफिट में भी जा रहे हैं, जिस तरह उन्होंने कहा कि ये हमारे पाकिस्तान का एक एसेट है, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में क्योंकि इसके ऊपर इतने ज़्यादा कर्जे एक्यूमुलेट हो गए हैं, इसको प्राइवेटाइज़ करना ही बेहतर है, और ये फ़ैसला कैबिनेट ने दिया है। जी शुक्रिया। जी सहर कामरान साहिबा टू आस्क वन क्वेश्चन। स्पीकर साहब, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अभी जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जो एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स हैं उनकी एक मुसलसल स्ट्राइक चल रही है, जिसकी वजह से जो है डोमेस्टिक भी और इंटरनेशनल ऑपरेशन भी डिस्टर्ब हो रहा है। तकरीबन 12 इंटरनेशनल फ़्लाइट जो हैं वो कैंसिल हो गई हैं। जहाँ हम पीआईए की सक्सेसेस को सेलिब्रेट करते हैं, और ये बात तो खैर इस पर कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि पूरा जो है वो डेट जो है विद होल्डिंग कंपनी में ट्रांसफ़र करके ऑपरेशनल प्रॉफिट दिखाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस बात की भी कोई शक नहीं है कि जी इंटरनेशनल ऑपरेशन जो है वो बहाल हुए हैं। लेकिन अभी जो सिचुएशन है कि जो एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स की स्ट्राइक है उसका क्या इम्पैक्ट आएगा, और उसको जो है ख़त्म करने के लिए और फ्लाइट्स को बहाल रखने के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? जी ज़ेब जाफ़र साहब। Thank you, Honourable Speaker, sir. Sir, though this question is not relevant to this question, but Honourable Member, with regards to her, I will answer this जी। कि पहली बात तो ये कि जी इंटरनेशनल एयरलाइंस जो हमारी पीआईए की जा रही थी कराची टू टोरंटो एंड इस्लामाबाद टू मैनचेस्टर, सर ये बिल्कुल अपने टाइम पे डिपार्ट हुई है और इस पर कोई चेंजेस नहीं आए। डोमेस्टिक एयरक्राफ्ट्स में कोई 7 एयरलाइंस जो थी डिस्टर्ब हुई इस इंजीनियर्स की जो थी प्रोटेस्ट के ऊपर। सर देखें, हमने तो हमेशा कोशिश की है कि जो है इंटरनेशनल मार्केट्स को मीट करते हुए और डोमेस्टिक मार्केट्स को मीट करें। बिल्कुल ये उनकी कंप्लेन आई है, अब ये बोर्ड को जो है फॉरवर्ड कर दी गई है, इसको रिवाइज़ कर रहे हैं उनके सैलरी पैकेज को, ताकि जो मार्केट्स में मिल रहा है इंजीनियर्स को वही इनको मिले। तो इंशाल्लाह ताला बोर्ड इसके ऊपर फैसला लेगा। जी शुक्रिया। ये सवालात तो बहुत हैं इस पे, मगर इतने ऑनरेबल मेंबरान के ये कंसर्न्स हैं तो ये कमेटी को भेजते हैं तो ये कि वहाँ फिर डिटेल डिस्कशंस हो जाएं। जी नेक्स्ट क्वेश्चन मिस्टर इब्रार अहमद साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर। क्वेश्चन नंबर 2, क्या ये अमर वाक़या है कि दारुल-हुकूमती जी आंसर भी टेकन एज रेड, सप्लीमेंट्री पूछें। जी सर, इन्होंने 11
पॉइंट जो हैं बताए हैं, बाकी का जिक्र नहीं किया, तो बाकी कब तक होंगे? और ये काफ़ी अरसे से इस पे बात तो हो रही है लेकिन कोई इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा सर। तो तमाम शहरी जो है इस पे उनके तरफ से ये है कि बाकी जगह पे कब तक ये कर देंगे सर? तारिक फदल चौधरी साहब। बहुत शुक्रिया ऑनरेबल स्पीकर साहब। सर ये बड़ा एक पर्टिनेंट इशू है जिसके हवाले से ऑनरेबल मेंबर ने सवाल किया है। सर ये फ्री वाईफाई फैसिलिटी जो है ये शहरियों को फराहम करने के लिए इसकी स्टडी CDA की तरफ से इस्लामाबाद के मुख्तलिफ़ मकामात पे ये पिछले कोई तकरीबन 3-4 साल से जारी थी, और उसके ऊपर जब हतमी फ़ैसला हुआ है तमाम उन मकामात का जायज़ा लेने के बाद कि जहाँ पे ज़्यादा तादाद में शहरी आते हैं, बैठते हैं, उनकी आमदोरफ़्त ज़्यादा है, और फिर 11 जो मकामात हैं जिसमें हमारा मेट्रो स्टेशन है, 14 स्टेशन ये हैं। मेट्रो स्टेशन जो है वो फैज़ाबाद से वो फैज़ अहमद फैज़ GT रोड 7 स्टेशन ये हैं। उसके अलावा सर CD हॉस्पिटल, जैपनीज़ पार्क, लेक व्यू पार्क, दामने को, फातिमा जना पार्क, एतवार बाज़ार, दूसरा एतवार बाज़ार H9 वाला, G6 और सेक्टर F6 मरकज़ और F7 मराकज़। ये ऐसे सर मकामात हैं जहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में जो शहरी हैं वो रोज़ाना की बुनियादों के ऊपर कम्यूट करते हैं, जाते हैं और बैठते हैं। हमने अब पहली सतह के ऊपर ये 4 जो मकामात हैं इन्हें फ़ाइनल किया है, और मैं ये गुजारिश करूँ कि फ़ाइनल करने का मकसद ये है कि इस वक्त जो NTC है वो इसका तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप करेगा, और CDA जो है वो तमाम अखराजात इसमें एंकर कर रहा है। उसके साथ साथ तकरीबन 3.5 मिलियन यानी 35 लाख रुपए माहाना इसका ख़र्चा होगा, वो भी CDA देगा, और ये सहूलत इस्लामाबाद के शहरियों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होगी और परमानेंट बेसिस पे होगी। इसकी कामयाबी के बाद शहरियों की डिमांड को देखते हुए, जो कि सोशल मीडिया के ज़रिए हमारी CDA की इंतज़ामिया से, हमारी ICT से राब्ते में रहते हैं, हमारी वेबसाइट हैं उस पर वो अपनी रिक्वायरमेंट्स अपलोड करते रहते हैं, उसे मद्देनज़र रख के इंशाअल्लाह मज़ीद उनकी जो डिमांड्स होंगी उसके मुताबिक इसे मज़ीद भी एक्सपेंड किया जाएगा। बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया। मिस नईमा किश्वर साहिबा। शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। यहाँ पे तो बहुत सारे वो जगह दी गई है कि उधर वाईफाई फ्री प्रोवाइड कर रहे। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज में हम प्रोवाइड करें ताकि स्टूडेंट उससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ले? दूसरी बात ये है कि जो आए दिन हम एक्स पे कभी पाबंदी लगाए देते हैं और कभी दूसरे सोशल मीडिया के वो साइट्स पे पाबंदी लगाते हैं, उसके लिए क्या इकदाम करें कि उस पर भी ना हो ताकि शहरियों को आज़ादी से वो ख़बरों तक या दूसरे एक्सेस उसको प्रोवाइड किए जा सके? शुक्रिया जी। शुक्रिया जी। मिनिस्टर साहब चौधरी। जनाब स्पीकर, जो 2 जुज़ पे मुश्तमिल सवाल जो है वो ऑनरेबल मेंबर की तरफ से पूछा गया है। सबसे पहले तो मैं ये वाज़ेह कर दूं कि जैसे पहले मैंने कहा कि ये जो 11 मकामात हैं इनका चुनाव वहाँ पे जो इस्लामाबाद के शहरी हैं उनकी तादाद को जो विज़िट करते हैं उसे मद्देनज़र रख के किया गया है। स्टेप 2 में इंशाल्लाह फ़र्दर इसको हम एक्सपेंड करेंगे। आपकी तजवीज़ जो है कि फ्री वाईफाई फैसिलिटी इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटीज़ में दी जाए, ये एक बहुत अच्छी तजवीज़ है, लेकिन इसका पार्शली मैं आपको रिप्लाई ये करता हूँ कि हमारी इस्लामाबाद की जो मेजॉरिटी एटलीस्ट पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अपने स्टूडेंट्स के लिए फ्री वाईफाई सर्विसेज का इजरा करती हैं और वो मौजूद हैं, ख़ास तौर पे लाइब्रेरी वगैरह में और दीगर ऐसे मकामात पे जहाँ पे स्टूडेंट्स को ज़रूरत होती है उन्हें फ्री वाईफाई सर्विसेज दी जाती हैं। लेकिन हम यूनिवर्सिटी से रब्ता करेंगे, ये बहुत अच्छी तजवीज़ है। अगर उन्हें CDA की फैसिलिटेशन की ज़रूरत हुई, NTC की फैसिलिटेशन की ज़रूरत हुई तो इंशाल्लाह उन्हें भी इनकॉर्पोरेट किया जाएगा, स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट किया जाएगा। दूसरा, जो आपने वेबसाइट की क्लोजर की बात की है, तो मेरी गुजारिश ये है कि कोई भी वेबसाइट बगैर किसी वजह के बंद नहीं की जाती। पीका एक्ट इस वक्त नाफिजुल अमल है और उसके तहत वो वेबसाइट्स जो कि हेट स्पीच की ज़ुमरे में आती हैं, जो किसी की आप ये कहें कि उस डोमेन के अंदर जो हर शख्स की, हर इदारे की अपनी एक प्राइवेसी है, उसे सैबोटाज करती हुई नज़र आती हैं, झूठे इल्ज़ामात और इल्ज़ाम तराशी लगाती हुई नज़र आती हैं, जो स्टेट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके ख़िलाफ़ कोई गलत प्रोपेगेंडा और बयानबाजी जिसका बुनियाद सरासर झूठ मफरूज़ों के ऊपर होता है, उनके हवाले से कोई कार्रवाई की जाती है।
वरना किसी भी वेबसाइट को बंद करना ये हुकूमत का या हमारी मिनिस्ट्री का ये शेवा नहीं है। जी शुक्रिया। मलिक शाह साहब to ask one question. थैंक यू जनाब स्पीकर। जहाँ के PI के मुतालिक बात हो रही थी सर, तो गवादर के मुतालिक मैं आपने नहीं ये वो सवाल ख़त्म हो गया। इस पे अगर आपका कोई है सवाल तो कीजिए जी। नहीं इस पे नहीं है सर, मैं लेट थोड़ा सा आया था, मैं उसके मुतालिक ज़रा ठीक है, फिर आपको मौका देते हैं बाद में। शुक्रिया, तशरीफ रखें जी। नेक्स्ट क्वेश्चन मिस नाज बलोच साहब, नॉट प्रेजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन मिस्टर शेर अफजल खान, नॉट प्रेजेंट। मिस्टर अंजुम अकील साहब, सवाल नंबर पढ़ें। थैंक यू डिप्टी स्पीकर। क्वेश्चन नंबर 6, आंसर भी टेकन एज रेड, सप्लीमेंट्री। जनाब इसमें लिखा हुआ है कि डायरेक्टर जनरल इमिग्रेशन ने खातर ख्वाह इक़दाम किए हैं जिसके नतीजे में पाकिस्तान के पासपोर्ट की दर्जा बंदी में नुमायाँ तब्दीली आई है और बेहतरी आई है, जो 50 से 100 पर आ गई है। हम उसकी तारीफ़ करते हैं और साथ साथ ये बताया गया कि मौजूदा मशीन रीडेबल पासपोर्ट को ICAO के मुताबिक बेहतर बनाया, बतदरीज बेहतर बनाया जा रहा है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मशीन रीडेबल पासपोर्ट को कब तक पासपोर्ट में मुश्तमिल की तब्दील कर दिया जाएगा ताकि लोगों को सफरी सहूलतें हासिल हों और लोग जाके लाइनों में ना लगें। जी शुक्रिया। तारिक फजल चौधरी साहब। ऑनरेबल स्पीकर साहब, सबसे पहले तो ये चूँकि ये बड़ा एक पर्टिनेंट सवाल है और हर पाकिस्तानी के दिल के बड़े करीब है, तो मैं ऑनरेबल मेंबर का शुक्रिया अदा करता हूँ। और उनकी चूँकि खारजा अमूर के ऊपर बहुत महारत है और वो दाखिली अमूर पे भी बड़ी दिलचस्पी रखते हैं। पाकिस्तान की इज़्ज़त, इस पासपोर्ट की हुर्मत और इसकी कदर कीमत को आगे बढ़ाने के लिए उनकी दीगर भी जो ज़ाती कोशिशें हैं मैं उनसे भी आगाह हूँ। लेकिन ये बड़ा अच्छा हुआ कि उन्होंने इस ऐवान को भी ये सवाल करके ये मौका दिया कि हम वो तमाम काविशें जो हैं वो बता सकें कि जो इस वक्त तक की जा चुकी हैं और इंशाअल्लाह मज़ीद भी की जा रही हैं। सर, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि इस वक्त ये बात इस ऐवान में कहते हुए कि पाकिस्तान के सब्ज़ पासपोर्ट को अल्लाह ताला के फजल से पूरी दुनिया में दिन ब दिन उसकी इज़्ज़त और उसकी तकरीम में इजाफ़ा हो रहा है, जो बुनियादी तौर पे पाकिस्तान की इज़्ज़त और तकरीम में इजाफ़ा है। और उसकी दीगर जो बहुत सारी और वजूहात हैं वो भी मैं बयान करूँगा, लेकिन सबसे बड़ी वजह ये हुई कि अल्लाह ताला के फजल से पाकिस्तान जिस टेस्ट से गुज़रा मार्का हक़ की शक्ल में, और अल्लाह ताला ने जो कामयाबी उसमें पाकिस्तान को दी और हम फतह याब हुए अपने से साइज़ और कद काठ में, हुजम में एक बड़े दुश्मन से। अल्लाह के फजल से पाकिस्तान की इस खित्ते में और आलमी बरादरी के सामने जो उसकी साख में इजाफ़ा हुआ, पाकिस्तान की जो सलाहियत है, हमारी अस्करी अफवाज, हमारी सिविल इदारे, वो उनकी रिकग्निशन। और उसके बाद आप देख रहे हैं, मैं बस शॉर्टली इस पे आऊँगा और फिर मैं टेक्निकल चीज़ें बताऊँगा आपको कि हमें इस्लामी बरादरी से कितनी पजीराई हुई, मुस्लिम वर्ल्ड में पाकिस्तान को अल्लाह ने कितनी इज़्ज़त दी, उसके अलावा जितनी बैनुल-अक़वामी कम्यूनिटी है पाकिस्तान के, उनके साथ ताल्लुकात में कितना इजाफा हो रहा है। ये सारी वो रिस्पेक्ट है जो इनडायरेक्टली आपके पासपोर्ट की इज़्ज़त और उसकी तकरीम में इजाफे का सबब बन रही है। अमेरिका के साथ जो आपके ताल्लुकात और उनकी तरफ से जो रिस्पांस आपको आ रहा है वो आपके सामने है। तो ये मुझे बात कहते हुए अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए खुशी महसूस हो रही है, फ़ख्र महसूस हो रहा है कि पाकिस्तान का पासपोर्ट आज दुनिया के 100 टॉप रैंकिंग पासपोर्ट्स के अंदर आ चुका है। और इसमें हमने तकरीबन 20 स्टेप जो है हमने ग्रो किया है। हम 20 स्टेप नीचे थे और 20 स्टेप ग्रो करके आज हम टॉप 100 पासपोर्ट्स की लिस्ट के अंदर आ चुके हैं। उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह 50 से ज़ायद ऐसे ममालिक हैं कि जिनके साथ पाकिस्तान ने यह मुआहदा साइन किया है कि हम बग़ैर वीज़े के वीज़ा ऑन अराइवल या फ्री वीज़ा, वो उनकी तादाद में भी इजाफ़ा हो रहा है। और आपने देखा होगा कि हालिया दिनों में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, उनके साथ हमारा जो मुआहदा है वो दस्तखत हुए हैं उस पर कि जिसमें हमारी डिप्लोमेटिक और ऑफिशियल पासपोर्ट जो है उस पर वीज़ा फ्री एंट्री है। और बाकी जितने दीगर ममालिक हैं उनकी लंबी फहरिस्त है, मैंने कहा 50 से ज़ायद ममालिक हैं वो ऑलरेडी मौजूद हैं। जनाब स्पीकर, हमारा जो पासपोर्ट था वो मशीन रीडेबल पासपोर्ट था। और दूसरा जो एक टेक्निकल पहलू होता है जब आप पासपोर्ट की रैंकिंग करते हैं तो वो ये भी होता है कि इस पासपोर्ट को क्या फोर्ज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता।
तो अल्लाह का शुक्र है कि अब पाकिस्तान जो है वो ई पासपोर्ट पे कन्वर्ट हो गया है हमारा सिस्टम। हमारा जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है, जी सर, आखिरी सर मैं शॉर्ट कर देता हूँ। पार्लिमानी लीडर साहब का हुक्म है जी कि ज़रा जवाब को शॉर्ट करें, तो मैं अर्ज़ कर देता हूँ कि जो टेक्निकल पार्ट है इसका वो ये है कि ई पासपोर्ट से शिफ्ट हो के अब जो पासपोर्ट है, सॉरी मशीन रीडेबल से अब ये ई पासपोर्ट पे हम चले गए हैं, जिसमें बाकायदा एक चिप पासपोर्ट के अंदर लगी होती है। उसमें जो पासपोर्ट होल्डर है उसका तमाम डेटा, उसकी तमाम जो आप ये कहें कि जो हमारी नादरा के साथ लिंक्ड है और एडवांस्ड पॉलीकार्बोनेट डेटा पेज हम उसके साथ मुंसलिक कर रहे हैं। अब इस पासपोर्ट को फोर्ज नहीं किया जा सकता, डुप्लीकेट नहीं किया जा सकता, और ये इस तरह के मज़ीद इक़दाम किए जा रहे हैं जिससे पासपोर्ट इंशाल्लाह इसकी रैंकिंग में मज़ीद इजाफा होगा। शुक्रिया। नबील गबोल साहब, तो आस्क वन क्वेश्चन। सर ये आपने मुझे थोड़ा देर से बुलाया, मैं पिछला क्वेश्चन पे था, बट ये जो इन्होंने बात की है मशीन रीडेबल पासपोर्ट का, जहाँ तक अभी मौजूदा जो डीजी हैं बहुत मेहनत कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि उन्होंने काफ़ी जगहों पे जो है ये पासपोर्ट का जब बीच में बिल्कुल ही बंद हो गया था, मेरे हलके में एक ऐसा केस आया था जो उसको 1 महीने से रुला रहे थे कि जी पासपोर्ट का बुक ही ख़त्म हो गया है। लेकिन अब चूँकि ई पासपोर्ट किया गया तो ई पासपोर्ट, वो जो पिछले पासपोर्ट जो चल रहे हैं, क्या वो पिछले पासपोर्ट में आपकी तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, क्या वो जो पिछले पासपोर्ट है वो अभी तक वैलिड है या वो ई पासपोर्ट के वजह से वो पिछले पासपोर्ट वो ख़त्म हो गए? जी मिनिस्टर साहब। सर जो पासपोर्ट जिन पासपोर्ट होल्डर्स को, शहरियों को दिए गए हैं, जो उनके पास इस वक्त मौजूद हैं मशीन रीडेबल पासपोर्ट या उनसे प्रीवियस वन, वो सारे वैलिड हैं और आप उन पर दुनिया भर में ट्रैवल कर सकते हैं सिवाय इसराइल के। और ये ग्रेजुअली कन्वर्जन हो रही है कि हम जो ई पासपोर्ट पे जा रहे हैं। अब जब भी आप पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए जाएंगे तो आपको ई पासपोर्ट मिलेगा, मशीन रीडेबल पासपोर्ट नहीं मिलेगा। और अगर आप अपनी ख्वाहिश से इस वक्त अपना पासपोर्ट मशीन रीडेबल से ई पासपोर्ट करना चाह रहे हैं तो वो फौरी तौर पे भी आपको हम इंशाल्लाह ताला करके देंगे। शुक्रिया। मिस आलिया कामरान साहब, तो आस्क वन क्वेश्चन। जी सर, यहाँ पर मोहतरम भाई ने जिक्र किया कि जिस तरह से मुख्तलिफ ममालिक में हमारे डिप्लोमेटिक और जो हमारे पासपोर्ट है सफारती, सर इनको वीज़ा अलाउ किया गया, बग़ैर वीज़े के जा रहे हैं। तो सर सऊदी अरब के साथ क्या इस तरह का कोई प्रोग्राम जो है वो पाइपलाइन में है? क्योंकि जहाँ तक हम सऊदी अरब के साथ बहुत सारे मामलात में आगे जा रहे हैं, बल्कि बहुत आगे जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल में उनकी तरफ से इस तरह का हमारे वीज़ा को खोलना हमारे लिए जो बग़ैर वीज़े के हम वहाँ पे जा सके, तो मेरे ख्याल में एक अच्छा इक़दाम होगा। तो उसके ऊपर कितनी काविशें की गई हैं या उनकी तरफ से सर कोई इसमें कोई? जी तारिक फजल चौधरी साहब। सोचा अगर जी माइक खोलें आलिया कमरान साहब। जी शॉर्टली ज़रा सवाल रिपीट कर दें। जी सर, मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से उन्होंने यहाँ पे जिक्र किया कि डिप्लोमेटिक और ऑफिशियली जो पासपोर्ट्स जिनके ऊपर वीज़ा फ्री किए गए हैं हमारे इनके लिए मुख्तलिफ ममालिक के अंदर, जिस तरह से UAE का जिक्र आपने किया, तो सऊदी अरब के साथ जब हम बाकी मामलात में बहुत आगे जा रहे हैं तो वहाँ पर सर इन पासपोर्ट्स के लिए वीज़ा जो है वो फ्री किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा? सर चूँकि थोड़ा सा जो सवाल बुनियादी है पासपोर्ट की रैंकिंग, उससे हटके ये सवाल है और बरादर इस्लामी मुल्क के बारे में पूछा गया है, तो मेरी सर गुजारिश होगी कि इसमें एक फ्रेश क्वेश्चन हो ताकि हम बिल्कुल अप्रोप्रिएट इसका जवाब दे सकें। ठीक है, शुक्रिया। आगा रफीउल्लाह साहब, आस्क वन क्वेश्चन। थैंक यू जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, मैं कुछ दिन पहले मुझसे ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने रब्ता किया, उनका पासपोर्ट के हवाले से रिगार्डिंग इशू था। वहाँ पर एक पासपोर्ट अगर अमेरिका में किसी भी शख्स को रिन्यू कराना पड़ता है तो ऑनलाइन जब वो कोशिश करते हैं तो वो रिफ्यूज़ हो जाता है, और अगर वो एम्बेसी में आके तो $2000-3000 फी एक का ख़र्चा आ रहा है टिकट एयरलाइंस का वहाँ तक पहुँचने का। जब मैंने पता किया तो न्यूयॉर्क में पासपोर्ट ऑफिसर जो वहाँ हमने भेजा था कि वो वहाँ पर जाके ये ड्यूटी दे, पता ये लगा कि 4 साल उसको हो गए। हम वापस बुला रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वो आने के लिए तैयार नहीं है।
यहाँ पर कंडीशन ये है कि आज 5 साल हो गए मैंने अपनी बिल्डिंग दी है गवर्नमेंट सिंध से लेके विदाउट किसी रेंट के मलीर ज़िले डिस्ट्रिक्ट के लिए कि इसमें पासपोर्ट ऑफिस खोला जाए। यहाँ पर कई दफ़ा प्रॉमिस किया गया है कि हम आपको ऑफिस, लेकिन ये जब भी जाते हैं तो कहते हैं कि हमारे पास स्टाफ नहीं है, हम नए लोग भर्ती नहीं कर सकते। तो अगर नए लोग भर्ती नहीं कर सकते, ऑफिस नए खोल नहीं सकते, तो आपकी प्रोग्रेस कैसे अच्छी हो सकती है? तो खुदारा कोई ऐसा जवाब दीजिएगा जिस तरीके से डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब बआसानी से माशाल्लाह जिस तरीके से जवाब दे रहे हैं, ऐसा नहीं, फैक्ट पे हकीकत पर जवाब दें ताकि मलीर के लोगों को ये एहसास हो कि ये गवर्नमेंट उनके रिलीफ देने के लिए तैयार है। प्लीज जी मिनिस्टर साहब। सर अगेन जो सवाल उन्होंने पूछा है दिस इज़ नॉट रिलेटेड विद अ कंसर्न क्वेश्चन, बट चूँकि उन्होंने कहा है कि प्रिसाइज जवाब, तो मैं ऑनरेबल मेंबर को ये कहूँगा कि इंशाल्लाह इसी सेशन के दौरान बल्कि अगले 2 दिन में मैं जो डीजी पासपोर्ट इमिग्रेशन है उन्हें दरख्वास्त करूँगा और वो यहाँ तशरीफ़ लाएंगे। मैं ऑनरेबल मेंबर को भी बुलाऊँगा और बैठ के इस मामले को इंशाल्लाह ताला सेटल करेंगे, क्योंकि प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है और डीजी साहब तशरीफ़ लाएंगे, मैं और मेंबर बैठ के इसको हल कर लेंगे। इस पर आप राज़ी हैं? 2 दिन ठीक है, रीजनेबल बात है, ये बुला लीजिएगा इस सेशन में फ्राइडे से तक। शुक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। जेम्स इकबाल साहब। जेम्स इकबाल साहब हैं। शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। जी सवाल पूछें। क्वेश्चन नंबर 7। आंसर भी टेकन एज रेड, सप्लीमेंट्री पूछें। जनाब स्पीकर, हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान में पानी का कितना बड़ा मसला है। ये मसला सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया का है, लेकिन डेवलप कंट्रीज़ अभी से मुआहदे आपस में कर रहे हैं। जैसे अमेरिका ने अभी से जापान के साथ मुआहदा कर रखा है कि वो 100 साल बाद भी उनको पानी मुहैया करेगा। तो क्या वजह है कि हमारी सोसाइटियाँ तो बन रही हैं, इस्लामाबाद में हर रोज़ इजाफा होता जा रहा है, लेकिन वो कोई ऐसा मैकेनिज़्म नहीं बना रहे कि अपना माइक्रो कोई डैम बना सके या पानी को रिज़र्व कर सकें ताकि अपने जो है अपनी ज़रूरियात ख़ुद पूरी कर सकें। हर साल सैलाब आते हैं, बारिशें आती हैं, लेकिन सारा पानी ज़ाया हो के समंदर में चला जाता है। तो क्या वजह है कि हुकूमत ऐसी कोई पॉलिसी मरतब नहीं दे रही और ऐसी कोई कानून साजी नहीं कर रही कि वो ऐसे छोटे डैम बना सके या पानी रिजर्व करने का कोई मैकेनिज्म क्रिएट कर सके? थैंक यू। ऑनरेबल स्पीकर साहब, कंसर्न जो क्वेश्चन है वो बुनियादी तौर पे ये पूछा गया था कि क्या जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं वो अपने डैम बनाती हैं सारी, तो उसका तो शॉर्ट जवाब जो है वो आ गया है कि सारी नहीं बनाती, बल्कि वाटर अवेलेबिलिटी रिपोर्ट जब वो जमा कराती हैं अपने टोपोग्राफिक सर्वे के साथ, तो सीडी उस बुनियाद पे ऊपर एनओसी देता है। ये तो है सवाल का वो जवाब। जो ऑनरेबल मेंबर ने थोड़ा सवाल पूछा है, जो ऑनरेबल मेंबर ने सर सवाल पूछा है, ये बुनियादी तौर पे इस्लामाबाद में वाटर शॉर्टेज के हवाले से है। मैं अर्ज़ कर देता हूँ कि इस वक्त इस्लामाबाद में अगले 50 साल की पानी की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक कमेटी तश्कील दी है जिसे हमारे इंटीरियर मिनिस्टर हेड कर रहे हैं और एडवाइज़र टू दी प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर तोगई शाह साहब वो भी उसका हिस्सा हैं और हमारे बाकी इस्लामाबाद के मेंबरान। उसकी बड़ी लंबी चौड़ी कंपोजिशन है, बहरहाल शॉर्टली मैंने अर्ज़ कर दी है। मेन उसका मकसद ये है कि हम इस्लामाबाद और ख़ास तौर पर साथ मैं मेंशन कर दूँ कि पिंडी भी उनकी अगले 50 साल की ज़रूरियात का ख्याल रखते हुए क्या क्या स्टेप्स हैं जो हम ले सकते हैं। उसमें नंबर 1 इस वक्त हम चिरा डैम पे काम कर रहे हैं, नया डैम बनने जा रहा है। उसके साथ सर शदरा डैम, एक नए डैम का प्लान जो है वो एग्जीक्यूट होने जा रहा है, इनकी फिजिबिलिटीज़ बन रही हैं। ददोचा डैम एक तीसरा डैम है जो इस्लामाबाद के लिए बनने जा रहा है। सिमली डैम का पानी जो इस्लामाबाद के शहरियों के लिए आता है उसकी कैपेसिटी में इजाफा किया जा रहा है। उसके साथ साथ लास्ट बट नॉट द लीस्ट सबसे बड़ा प्लान जो है वो गाजी ब्रोथा डैम से इस्लामाबाद के लिए खानपुर डैम पानी की सप्लाई लाइन लानी है। खानपुर डैम से भी पानी आ रहा है, उस कैपेसिटी को भी बढ़ाने जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर साहब के डायरेक्शन में जो कमेटी बनी है ये इस मसले को अगले 50 साल के लिए इंशाल्लाह इस्लामाबाद में पानी की ज़रूरत को हल करेगी। शुक्रिया। नूर आलम साहब टू आस्क वन क्वेश्चन। थैंक यू ऑनरेबल स्पीकर साहब। स्पीकर साहब, एक तो यहाँ पे मुझे हैरानी होती है, मैं अक्सर यहाँ पे हमारे इंटीरियर के मिनिस्टर साहब 2 मिनिस्टर्स हैं
2 फेडरल मिनिस्टर हैं और इस असेंबली को कोई सीरियस नहीं लेता। ये बहुत अफसोसनाक बात है कि जवाब दे रहे हैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मिनिस्टर। सर, मेरा सवाल ये है कि हमारे मुल्क में दहशतगर्दी हो रही है और दहशतगर्दी में ज़्यादातर अफ़गान जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। इन्होंने वो पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड जो पाकिस्तान के शनाख्ती कार्ड उन्होंने बनाए हैं अफ़गान ने, और वो मुख्तलिफ़ फ़ाटा और मुख्तलिफ़ एरियाज़ में उन्होंने बनाए भी, बल्कि पंजाब में भी बनाया है, उसको कैसे इन्होंने कंट्रोल करना है? क्योंकि अब भी उन लोगों के शनाख्ती कार्ड पाकिस्तान के बन रहे हैं, उसको रोकने का, उसको निकालने का। और फैमिली ट्रीज़, लोगों के फैमिली ट्रीज़ में बाकायदा लोग दरख्वास्त दे देते हैं, लेकिन नादरा वो फैमिली ट्रीज़ में से लोगों के नाम नहीं निकालती। तो क्या वजह है कि सालों साल लोग दे देते हैं और पाकिस्तान की फैमिलीज़ में अफ़गान रिफ्यूजीज़ आ जाते हैं? कैसे आते हैं और उन लोगों के ख़िलाफ़ आपने क्या वो लिया है? जी शुक्रिया सर। तारिक फजल चौधरी साहब। सर, ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक और इशू है जिस पर ऑनरेबल मेंबर ने बात की है। सवाल से थोड़ा हटके है लेकिन मैं अर्ज़ कर देता हूँ। सर, गुजारिश ये है कि ये बड़ा इस वक्त पाकिस्तान के लिए दहशतगर्दी पे कंट्रोल और दहशतगर्दों का ख़ात्मा हमारा एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और इस बात के ठोस शवाहिद मौजूद हैं कि दहशतगर्द महफूज पनाहगाहें और ठिकाने अफ़गानिस्तान के अंदर रखते हैं और उनके ख़िलाफ़ पाकिस्तान से कार्रवाई भी की गई। और आज हम देखते हैं कि उसके नतीजे में दोहा में, इस्तांबुल में डायलॉग हुए और भी दोबारा डायलॉग का फ़ाइनल मरला जो है वो होने जा रहा है अफ़गानिस्तान के साथ, जिससे इंशाअल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि जो सिंगल पॉइंट एजेंडा है पाकिस्तान का और जो डिमांड है कि आप अपनी सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने दें, उसके ऊपर हम एक तहरीरी मुआहदे की शक्ल में अफ़गानिस्तान के साथ आ जाएंगे। दूसरी जो आपने बात की, पाकिस्तान के अंदर जो जाली शनाख्ती कार्ड या पासपोर्ट बनाए हुए हैं, हमारे पास इतनी जदीद टेक्नोलॉजी नादरा के पास और इतना स्ट्रॉन्ग डेटाबेस सिस्टम मौजूद है कि उनकी आइडेंटिफिकेशन बिल्कुल मुमकिन है, वो की जा रही है। जिस दौर में इस तरह की जालसाजी हुई है, इंक्वायरीज़ भी हुई हैं, कुछ उसमें अफसरान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ भी हुई हैं, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह हम इस वक्त एक फ़ैसला कुन मोड़ और मरहले पे हैं, और वो फ़ैसला कुन मोड़ और मरहला पाकिस्तान की सलामती है, मुल्क के अंदर अमन का क़याम है। उसके लिए हर वो कदम उठाया जाएगा कि हम अपने मुल्क के लिए, अपनी फ़िज़ा को अपने बच्चों के लिए और मुस्तक़बिल के लिए महफूज बनाएं। और उसमें ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, मैं क्लोज़ कर रहा हूँ, ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट स्टेप है कि वो जाली शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट जो अफ़गान शहरियों के पास ज़्यादा तादाद में है और अगर किसी और ने भी बनाए हैं तो उन्हें हम बिल्कुल लोकेट कर रहे हैं, उन्हें कैंसिल किया जाएगा और इंशाअल्लाह पाकिस्तान का पासपोर्ट और ID कार्ड कोई भी दूसरा शहरी कभी भी नहीं बना सकेगा। शुक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हाजी जमाल शाह काकड़। क्वेश्चन नंबर 16। ये आंसर भी टेकन इज रेड, सप्लीमेंट्री पूछें। बहुत मेहरबानी जनाब स्पीकर साहब। स्पीकर साहब, यहाँ पे इन्होंने गोलमोल जवाब दिया हुआ है। बे में हमने पूछा है कि आप उन बलूचिस्तान में जो मनसूबे आपके चल रहे हैं उनका तफसील से जवाब दे दें। उन्होंने तो जवाब दिया है लेकिन ज़िलावार नहीं दी, हमें पता नहीं चला है कि ये मनसूबे कहाँ पे है, और अक्सर सवालों का जवाब उन्होंने गोलमोल के फंड ही नहीं मिला 2018 से। तो मेरे ख्याल में इस क्वेश्चन को अगर आप कमेटी के हवाले कर लेंगे ताकि उसकी तफसीलात वहाँ हमें पता चल जाए। ये जो बलूचिस्तान में अमल दरामद किए गए मनसूबों की तादाद अस्पेज़ेल है। काकड़ साहब, सवाल नंबर 8 पूछें। आप 8 पे हैं ना, तो 8 ही पूछें ना जी। ये सवाल नंबर 8 ही पूछें प्लीज, दूसरा सवाल ना पूछें। ये 16 का ना पढ़ें, आप 8 का पढ़ें। 8 का है जी हाँ। नहीं, ये यहाँ पे नहीं है, 11 में नहीं है।
सवाल पूछे, सवाल। क्वेश्चन नंबर 8। आंसर भी टेकन एज रेड। सप्लीमेंट्री पूछे। इसके लिए मैंने नहीं, ये मैंने पढ़ा नहीं थी, मैं वो उसकी तैयारी करके आया हूँ। ये 16 में भी है। ओके, ठीक है जी। क्वेश्चन आवर इज ओवर। जी, leave applications. Ms. Shagufta Jumani has requested for the grant of leave for the whole current session. Is leave granted? Granted. Mr. Muhammad Siddiq Khan Baloch has requested for the grant of leave. Leave granted? Granted. Ms. Isabel Zeri has requested for the grant of leave. Is leave granted? Granted. Ms. Nafisa Shah has requested for the grant of leave. Is leave granted? Granted. Mr. Hafizur Rahman Khan Direshak has requested for the grant of leave. Is leave granted? Granted. जी, अता ताड़ साहब, आपने मीडिया के पास आप गए थे, उन्होंने वॉकआउट किया था, वो हाउस को आगाही दें प्लीज। जी बहुत शुक्रिया जनाब डिप्टी स्पीकर। मीडिया गैलरी से आज हमारे जो ऑनरेबल मीडिया के नुमाइंदगान हैं, इन्होंने आज वॉकआउट किया। मैं और अमीनुल हक साहब इनके पास हाजिर हुए थे। इनके 3-4 मुतालबात हैं जो मैं समझता हूँ बड़े जायज़ मुतालबात हैं। पिछले कुछ दिनों में कुछ टीवी चैनल्स ने अपने एम्प्लॉइज को बगैर नोटिस ऑर्डर इन द हाउस, तशरीफ रखें प्लीज। ऑनरेबल मेंबरान से तशरीफ रखें। तारिक फजल चौधरी साहब, आप तशरीफ रखें। आप देखें, इस तरह ना करें। तो ये सिर्फ कुछ टीवी चैनल्स ने बगैर जस्टिफाइबल कॉज के, बगैर नोटिस के, बगैर एडवांस सैलरीज के बहुत सारे मुलाजमीन को नौकरी से बर्खास्त किया, जिसमें वर्किंग जर्नलिस्ट भी शामिल थे। तो उस मसले के हल के लिए, क्योंकि देखिए मीडिया पेमेंट्स बहुत टाइम पे जा रही हैं, और जब हमारी पीबीए से एपीएनएफ से मुलाकात होती है, हम उनको ये हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं कि जब आपको पेमेंट्स टाइम पे हों तो वो पेमेंट्स, उनका ट्रिकल डाउन इफेक्ट मीडिया वर्कर्स तक पहुंचना चाहिए, जर्नलिस्ट तक पहुंचना चाहिए। सर, इस ज़िमन में हमने अगले हफ्ते पीबीए के साथ और एपीएनएस के साथ एक मीटिंग तय की है, जिसमें आज मेरे पास पीएफयूजे का एक वफ्द आया था, जिसमें अफजल भट्ट साहब, जिसमें मज़हर अब्बास साहब, जिसमें आसिफ बशीर चौधरी साहब, जिसमें सालदा जुल्फ़िकार साहब, जिसमें मैडम नैयर, ये लोग शामिल थे। और इनकी मौजूदगी में हमने ये तय किया है कि जो चार्टर ऑफ डिमांड ये देंगे, अगले हफ्ते में मीडिया मालिकान के सामने वो रखा जाएगा, और पीबीए और एपीएनएस के साथ ये मुतालबात डिस्कस करके उनका कोई देर पा हल जो है वो निकाला जाएगा। इसके अलावा जो मीडिया वर्कर्स के हवाले से इशू था कि देखिए, जहां पे जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, उनके मुलाजमीन का, उनके जर्नलिस्ट का एक मैकेनिज्म मौजूद है। अखबार वालों के पास ITNE है, अखबार वालों के पास और भी तरीक़ेकार हैं जहां पे एम्प्लॉइज़ के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ होता है। पेमरा के अंदर एक काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स है मीडिया के लिए, जिसमें PFUJ के मेंबर भी बैठते हैं। मगर अनफॉर्चुनेटली डिजिटल मीडिया के लिए फ़िलहाल कोई ऐसा मैकेनिज्म मौजूद नहीं है कि उनकी एम्प्लॉइज़ अपनी आवाज़ कहीं उठा सकें। रेगुलेशन तो हमने बनाई है और वो रेगुलेट भी हो रहे हैं, कानून भी बनाया है। अभी नुक्ता प्लेटफॉर्म से जितने जर्नलिस्ट को फारिग किया गया है, अगले 48 घंटे में उन सबको हमने नौकरी देने का ऐलान किया, और उन सबको जो है वो रिस्पेक्टिवली एम्प्लॉय किया जाएगा। इसके अलावा जनाबे वाला, जो नेशनल प्रेस क्लब के ऊपर रेड किया गया था, और मैंने बतौर वजीर इत्तलात उस वक्त ये बयान दिया था कि ये रेड इसी तरह कि आपने मेरे घर पे रेड किया है, उस पर इंटीरियर वालों के साथ हमारी बातचीत चल रही है। कल तक की मैं मोहलत मांगता हूं इनसे। NPC के ऊपर जो रेड था उस पर हम कल रिपोर्ट एक जमा करा देंगे और इनके साथ मिल के उसका वे फॉरवर्ड निकालेंगे। जैसे RIUJ वाला मामला हुआ रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के साथ,
उसका भी हल निकाला गया। तो तमाम नुमाइंदा बॉडीज़, वो PBA हो, APNS हो, CPNE हो, PFUJ हो, NPC हो, अमेंड हो, ये तमाम बॉडीज़ मैं इनको अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी समझता हूँ और इनके मसाइल का हल मेरी अवलीन तरजीह है। और मैं इनको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि किसी के खिलाफ कोई विंडिक्टिव एक्शन नहीं है, बल्कि मैंने इन्हें वहाँ पे एक दो मिसालें भी दी कि हम तमाम जर्नलिस्ट को, एंकर्स को वी होल्ड देम इन हाई स्टीम और इंशाल्लाह ताला इनके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएंगे। बहुत शुक्रिया जनाब वाला। शुक्रिया। ये आइटम नंबर 3 कॉलिंग अटेंशन नोटिस में नुज़हत सादिक साहब। ये एजेंडा कर ले, उसके बाद आपको देते हैं मौका। आज जी नुज़हत सादिक साहब का माइक खोलें। आप अपनी सीट पे जी, माइक खोलें। थैंक यू जी, सॉरी स्पीकर साहब, मेरा कॉलिंग अटेंशन, we'd like to invite attention of the Minister for Interior to a matter of urgent public importance regarding non-availability of a scientific and sustainable system for municipal waste disposal in Islamabad, causing grave concern amongst the public. जी, इसको तारिक फजल चौधरी साहब, आप इसको कॉलिंग अटेंशन। जी सर, गुजारिश ये है कि ये बड़ा एक अहम इशू है और इसके हवाले से गवर्नमेंट जो है CDA अंडर इंटीरियर मिनिस्ट्री एंड देन डायरेक्टली इसके ऊपर जो कंसर्न्स प्राइम मिनिस्टर साहब के भी हैं, वो बड़े क्लियर डायरेक्शंस हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से हमारे शहरी एरिया में जो हमारा सिटी का सेक्टर एरिया है और हमारा रूरल एरिया है, दोनों में ये काम किया जाता है। हमारे जो सैनिटरी वर्कर्स हैं वो डोर टू डोर कलेक्शन करते हैं सॉलिड वेस्ट की, उसके बाद जो स्किप्स होती हैं उसमें उसको जमा किया जाता है एंड देन इसको टेम्परेरी तौर पे जो वेस्ट ट्रांसफ़र स्टेशन है I11 में, वहाँ से शिफ्ट किया जाता है और उसके बाद रावलपिंडी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है RWMC, उसके साथ हमारा एक एग्रीमेंट है और फाइनल जो इसकी डिस्पोजल है वो चकबेली के पास रावलपिंडी में लोसर के मकाम के ऊपर होती है। तो ये वो मैकेनिज़्म है जिसके तहत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट काम कर रहा है अंडर CDA। और इसके अलावा हमने अभी अखबार में टेंडर भी दिया था कि हम इसको आउटसोर्स करें ताकि मज़ीद बेहतर तरीके के साथ इस्लामाबाद के ख़ास तौर पर रूरल एरियाज़ में जहाँ पे अभी मुश्किलात हैं, जहाँ पे कुछ एरिया में शिकायत भी हैं कि मुकम्मल तौर पे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कलेक्शन नहीं हो रही, उनको भी इस एम्बिट में लाया जाए। तो उस पर भी हमने वो पहला टेंडर हुआ लेकिन वो कामयाब नहीं हो सका बिडिंग के हवाले से। तो अब इसको इंशाल्लाह पैकेज 1 पैकेज 2 में करके दोबारा रीटेंडरिंग में हम जा रहे हैं, आउटसोर्स इसको किया जा रहा है। तो ये वो मैकेनिज़्म है शॉर्टली सर जिसके तहत ये काम हो रहा है। जी शुक्रिया। मिस नुज़हत सादिक साहिबा टू आस्क वन क्वेश्चन। शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। मिनिस्टर साहब ने बिल्कुल बताया है कितनी कलेक्शन और कैसे होती है, वो भी नो कैपिटल डेवलपमेंट CDA जो है वो करता है। मैंने स्पेसिफिकली एक क्वेश्चन किया था और सबमिट किया था जिसका जवाब 13 जनवरी को आया था, जिसमें बताया गया था कि CDA बोर्ड ने और फेडरल कैबिनेट ने सस्टेनेबल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लान इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के लिए अप्रूव किया है। मैं उस हवाले से पूछ रही हूँ कि इसके लिए उन्होंने कहा कि ज़रूरी जो स्टडीज़ हैं वो कैरी आउट और थ्रू MS अर्बन यूनिट और अकॉर्डिंग टू द स्टडी जो इन्होंने की और उसमें इंगेज किया नेस्पाक को भी, और प्रॉपर डिज़ाइनिंग इंटायर प्रोजेक्ट की गई, कंसल्टेशन की गई फॉर फैसिलिटी ट्रांजिशन एंड एडवाइजरी फैसिलिटीज़ के लिए, जिसमें मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी, रिसाइकलिंग, कंपोस्टिंग एंड इंजीनियर्ड सैनिटरी लैंडफिल वगैरह। इसमें मेरा सवाल ये था और उन्होंने कहा कि 1 साल के अंदर हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से मेरा सवाल है कि इस प्रोजेक्ट का स्टेटस क्या है और ये कब तक आया? 1 साल में जो कहा गया था वो कंप्लीट हो जाएगा? क्योंकि इस्लामाबाद द ब्यूटीफुल कहते भी हैं और यकीनन खूबसूरत भी है, तो साफ़ भी होना चाहिए, इसका कोई मैकेनिज़्म है वो होना चाहिए। इसके लिए बताइए कि क्या ये 1 साल में हो जाएगा? बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। तारिक फजल चौधरी। जी सर, मैं बिल्कुल अश्योर करता हूँ हाउस को और ऑनरेबल मेंबर को कि 1 साल में इंशाल्लाह ये बिल्कुल मुकम्मल हो जाएगा। इसके ऊपर जो मैक्सिमम स्टडीज़ हैं वो हो चुकी हैं और जैसे मैंने पहले कहा कि हमारी गवर्नमेंट का और बिलखुसूस प्राइम मिनिस्टर साहब का ये बहुत बड़ा कंसर्न है
कि हमारे शहर साफ़ होने चाहिए, हमारे देहात साफ़ होने चाहिए। मैं जस्ट फॉर दी सेक ऑफ रेफरेंस ही अर्ज़ कर दूँ कि जब वो चीफ़ मिनिस्टर थे पंजाब के, तो उस वक्त हमारे जितने मेजर सिटीज़ थे, हमारे टाउन्स थे, उनकी आपको याद है, बिलखुसूस अगर मैं पिंडी का हवाला दूँ, लाहौर का हवाला दूँ, तो इंटरनेशनल बिडिंग के ज़रिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट टीम्स को ये ज़िम्मेदारी सौंपी गई कि वो वहाँ से वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करती थी। और ख़ास तौर पे तुर्किया की कंपनियाँ, उन्होंने भी आके उस बिडिंग में हिस्सा लिया और वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से काम करती रही हैं। इस्लामाबाद में भी इंशाल्लाह CDA पहले भी बड़ी महारत से और चबकदस्ती से ये काम कर रहा है। और जो मैंने आपको अर्ज़ की कि रूरल एरिया के अंदर जो शिकायत हैं, वो फैक्ट मैंने बिल्कुल ऐवान के सामने रखा है, उसे भी कवर करने के लिए सारी ये स्टडीज़ की गई हैं, फिजिबिलिटीज़ बनाई गई हैं। और ये जो प्रोजेक्ट जिसका वो जिक्र कर रहे हैं, इंशाल्लाह अगले 1 साल में ये 100% मुकम्मल हो जाएगा। जी शुक्रिया। मिस आसिया नाज तनौली साहिबा टू आस्क वन क्वेश्चन। शुक्रिया जनाब डिप्टी स्पीकर साहब। सर मिनिस्टर साहब बड़े अच्छे तरीके से जवाब दे रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि इस्लामाबाद जो कि कैपिटल है पाकिस्तान का, उसमें इस तरह का होना ये बड़ा अचंभे की बात है। और जिस तरीके से कचरा डंप करने के लिए ट्रांसपोर्ट ली जाती है, उस ट्रांसपोर्ट के हवाले से मैं बात करना चाहूँगी कि उस ट्रांसपोर्ट को जब लेके जाया जाता है सड़कों से, तो उसकी बदबू इतनी ज़्यादा होती है कि पीछे आने वाली गाड़ियाँ जो हैं वो बर्दाश्त नहीं कर पाती और लोग बहुत ज़्यादा परेशानी का आलम हो जाता है। I-11 एक रिहायशी इलाका है सर, और वहाँ पे कचरा डंप कर देना बहुत ही गलत बात है। और इसको किस तरह जस्टिफाई करेंगे मिनिस्टर साहब कि और कौन से ऐसे प्लान्स हैं जो आगे लेके आ रहे हैं? सुथरा पंजाब जैसा प्रोग्राम जो है CM पंजाब ने किए, और वेस्ट मैनेजमेंट वहाँ की जिस तरह काम कर रही है सर, वो काबिल तहसीन है। वहाँ पे इस तरह के प्रोग्राम हो रहे हैं कि कोई गांव देहात शहरी इलाका वहाँ पे ऐसा नहीं जहाँ पे सुथरा पंजाब की टीमें काम ना कर रही हों। तो हम भी चाहते हैं कि यहाँ इस्लामाबाद में भी ऐसा ही कोई प्रोग्राम हो जहाँ पे सुथरा पंजाब को ही फॉलो किया जाए और इस तरह के प्रोग्राम तरतीब दिए जाएँ। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगी सर कि एक खुसूसी कमेटी बना दी जाए यहाँ पे, पहले भी ये सवाल आया और अब भी है कि एक कमेटी बना दें ताकि वो फॉलो अप करे इसको और देखें कि इसके लिए क्या किया जाता है। चौधरी साहब। जी सर, सबसे पहले तो मैं अर्ज़ करूँ कि ऑनरेबल मेंबर ने जो पंजाब की मिसाल दी है, जो चीफ मिनिस्टर पंजाब ने प्रोग्राम शुरू किया है सुथरा पंजाब, वो यकीनन एक इंतहाई मौसर और एक इंतहाई कामयाब प्रोग्राम है, जिसके तहत पंजाब के शहरों को भी और देहात और कस्बों तक वो सुथरा पंजाब प्रोग्राम जो है उसके तहत सफाई की जाती है। और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की टीमें बहुत ही कामयाबी के साथ पंजाब का हुलिया और पंजाब का नक्शा बदल के रह गया है। ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं सर। इस्लामाबाद का जो उन्होंने कहा, देखिए इस्लामाबाद के जो चैलेंजेस हैं, मैं सिर्फ ये पिछले कुछ 6 महीने साल की बात नहीं कर रहा, मैं पिछले 10 से 20 साल की बात कर रहा हूँ। वो रहे हैं और अभी भी मौजूद हैं। ख़ास तौर पे मैं बार बार जो अपनी जवाब में बात कर रहा हूँ रूरल एरिया का, तो रूरल एरियाज़ में बग़ैर किसी प्लानिंग के ग्रोथ हुई है और वहाँ पे मशरूम ग्रोथ हुई है। और जब बग़ैर प्लानिंग के ग्रोथ हो तो आप कह सकते हैं कि वो कच्ची आबादी सी बनी है, उनमें ना उस तरह की सर्विसेज दी जा सकी हैं। अभी भी मुश्किलात हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें बाकायदा एक एम्बिट में ला के रूल्स रेगुलेशंस के तहत उन्हें तमाम म्यूनसिपल सर्विसेज इस्लामाबाद के रूरल एरिया को मुहैया की जाएँ और उसके साथ उनकी फ़र्दर जो ग्रोथ है उसे भी किसी ख़ास पैटर्न, कवायद, ज़वाबित के मुताबिक किया जाए। अब जब मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि जब बेहंगम आबादी की ग्रोथ होगी, बग़ैर किसी प्लानिंग की होगी, तो उधर ये सारे इशूज़ होते हैं कि जिसमें आपकी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की भी बात है। ये सिर्फ उन एरिया से शिकायत अगर किसी जगह है उसे दूर कर रहे हैं हम। मैकेनिज़्म सारा मैं बता चुका हूँ, दोहराने की ज़रूरत नहीं है। और अगर उन्होंने ये कहा है कि ओपन कोई कैरेज की जाती है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की, तो अगर किसी जगह पर ये शिकायत है तो मैं ज़रूर उनसे इन पर्सन पूछूँगा। लेकिन ओवरऑल अब किसी जगह के ऊपर इस्लामाबाद में ओपन ट्रक्स के ज़रिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को शिफ्ट नहीं किया जाता। वो सारी जो हैं बंद गाड़ियाँ हैं, स्किप्स हमारी जो हैं वो भी ऐसी जगह के ऊपर रखी गई हैं कि आबादियाँ वहाँ से डिस्टर्ब ना हो। और मज़ीद जो हम आउटसोर्स करने की बात कर रहे हैं तो उसमें मैकेनिकल क्लीनर्स होंगे, उसमें ऑटोमेटेड मशीन्स आ रही हैं ताकि इसको मैनुअल कम से कम
और ज़्यादा से ज़्यादा मैकेनाइज्ड और मैकेनिकल तरीके से इस सिस्टम को किया जाए ताकि एनवायरमेंटल जो कोई डिस्टर्बेंस है वो भी बिल्कुल ना हो। शुक्रिया। मलिक शाकिर बशीर अवान साहब टू आस्क वन क्वेश्चन। नॉट प्रेजेंट। मिस्टर अंजुम अकील खान साहब आस्क वन। थैंक यू डिप्टी स्पीकर साहब। मैं अपने मिनिस्टर साहब जो इस्लामाबाद का अपना भी उनका हल्का है NA47 उसमें रूरल एरिया भी है, तो मैं इनसे गुजारिश ये करूँगा कि आप CDA के लिखे हुए जवाब का हमें मना बताएं, अमली जो हालात हैं उसकी बताएं। आज ये सेक्टर एरिया F11 के बाद आप G12 देहात से लेकर संजानी तक जाएं, वहाँ कोई सफाई का इंतज़ाम नहीं है। और हालात ये हैं कि अगर संजानी में भी एक शादी हाल बना है, संजानी में भी दुकानें बनी हैं, वहाँ सील की जा रही हैं और उन शादी हालों से करोड़ों रुपए फीस ली जा रही है। इसी तरह रवात की बात करें, रवात तक जो शादी हाल बने हैं हर दूसरे दिन सील करते हैं, करोड़ों रुपये उनकी CDA फीस लेता है। वो फीस कहाँ लगाता है? आज I-10 जो एक शहर है उसके साथ इन्होंने कूड़ा क्रिकेट डैम बना दिया है। हमें मिनिस्टर साहब आप लिखे हुए जवाब ना बताएं, हमने अमली काम बताएं कि हमारे इलाके के लिए क्या करेंगे आप इस्लामाबाद के लिए। आप अपने गाय चट्टा बख्तावर की बात करें, वहाँ जो गंदगी पड़ी है उसकी बात करें। आज जो हमारे बाकी देहात हैं उनके हालात देखें, हर जगह CDA टैक्स ले रहा है, शादी हालों से ले रहा है, दुकानों से ले रहा है, तो फिर ये सफाई की जिम्मेदारी किसकी है? ये हाज पाज आबादी जो बन रही है इसकी जिम्मेदारी किस पे जाती है, ये भी बताएं आप। ये आप इस्लामाबाद की बताएं, आप जवाब दें। ऑनरेबल स्पीकर साहब, ऑनरेबल मेंबर का ताल्लुक भी चूँकि इस्लामाबाद से है, मैं उनकी ऑब्जर्वेशंस को रद्द नहीं करूँगा और मैं उन्हें ये भी अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मैं CDA का लिखा हुआ जवाब नहीं पढ़ रहा। मैं 2008 में सबसे पहले यहाँ मुंतखब हुआ था, जब आप गवर्नमेंट में थे और हम अपोजिशन में थे। उस वक्त से लेके इस्लामाबाद को, चूँकि मेरा ताल्लुक रूरल एरिया से भी है, तो देही इलाकों के मसाइल मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से समझता हूँ। और दूसरी बात यह है कि मैं CDA का इंचार्ज मिनिस्टर भी रहा हूँ, लिहाजा CDA के जवाब देने के लिए मुझे CDA का लिखा हुआ जवाब पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने चूँकि ये मालूमात ज़ाहिर है रोज़ाना की बुनियादों के ऊपर हमारे पास आती हैं, उन्होंने चूँकि मुख्तलिफ़ इलाकों में कुछ शादी हाल हैं उन्हें भी सील करने का जिक्र किया, कुछ और इशूज़ का जिक्र किया। तो ऑनरेबल मेंबर के CDA के साथ कुछ इशूज़ हैं जिन पर वो नालां हैं, मैं उनके साथ बैठूँगा और इनकी शिकायत जो CDA के साथ हैं कुछ और नौइयत की है वो मैं दूर करूँगा, उनका जिक्र करना यहाँ मुनासिब नहीं है। लेकिन हमारे रूरल एरिया में मैं अपने जो मुख्तसर तरीन जवाब था इस कॉलिंग अटेंशन नोटिस के शुरू में जो दिया, उसमें भी मैंने ये कहा कि रूरल एरिया के अंदर मसाइल हैं, ये रिकॉर्ड के ऊपर है। और उसके बाद जो दूसरा ज़िमनी सवाल पूछा गया और तीसरा पूछा गया, उसमें भी मैंने ये कहा कि इस्लामाबाद के रूरल एरिया में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के इशूज़ हैं। फिर जब मैंने आपको ये बताया कि इस्लामाबाद के अंदर ये भी एक कन्फेशन है कि जो आबादी बढ़ रही है वो बेहंगम है, वो रूल्स रेगुलेशंस और कवायद और ज़वाबित के मुताबिक नहीं है, ये भी मैंने कन्फेस किया है। और उसके बाद अगर रूल्स रेगुलेशंस के बाद एक खेत है आज यहाँ 2 साल बाद वहाँ पे पूरी कॉलोनी बनी हुई है, उनको इस एम्बिट में लेके आना और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के दायरा कार को बढ़ाना, ये यकीनन एक चैलेंज है। आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, मैंने आपको बताया कि किस तरह हम उसे इन ऑर्डर कर रहे हैं, रूल्स रेगुलेशंस के मुताबिक लेके आ रहे हैं। आउटसोर्स भी इसीलिए किया जा रहा है कि इन शिकायत को दूर किया जा सके। जो जनाब स्पीकर मैंने अपने हर जवाब में जिक्र किया है, मैंने किसी हकीकत पे पर्दा नहीं डाला। ये चीज़ें जो रोज़ रोशन की तरह यहाँ होती हैं उसे छुपाना गवर्नमेंट की कभी भी सवाबदीद नहीं होती। और मैं तो ज़ाहिर है इस इलाके से ताल्लुक़ रखता हूँ, इसलिए किसी भी कमज़ोरी के ऊपर पर्दा नहीं डाला जाएगा, मैं इसे बिल्कुल इंश्योर करता हूँ। जी शुक्रिया। ये नहीं, इस पे बहस तो नहीं होती ना। आप एक सवाल होता है आपने पूछा और सिर्फ वही सवाल कर सकते हैं जिनका नाम हो कॉलिंग अटेंशन पे। जी आइटम नंबर 4, ये इंट्रोडक्शन ऑफ बिल्स, ये तारिक फजल चौधरी साहब, ये आप पढ़ेंगे आइटम नंबर 4। तारिक फजल चौधरी साहब, आइटम नंबर 4 आप पढ़ेंगे? जी सर। ये आइटम हो जाए उसका अब मौका देते हैं आपको, ये जो एजेंडा हो जाए उसके बाद।
जी सर, मैं सेनेटर सैयद मोहसिन रजा नकवी, वजीर बराए दाखिला व इसके बाद आपको मौका दे रहे हैं, इसके बाद देखें। महसूल बंदी मोटर गाड़ियाँ मगरबी पाकिस्तान एक्ट 1958 में मजीद तरमीम करने का बिल, महसूल बंदी मोटर गाड़ियाँ मगरबी पाकिस्तान तरमीमी बिल 2025 पेश करता हूँ। जी, a bill further to amend the West Pakistan Motor Vehicle Taxation Act 1958, the West Pakistan Motor Vehicle Taxation Amendment Bill 2025 stands introduced. Item number 5. Tariq Fazal Chaudhry sahab, item number 5. Sir, on behalf of Senator Syed Mohsin Raza Naqvi, Minister for Interior and Narcotics Control, I beg to introduce a bill further to amend the Islamabad Capital Territory Local Government Act 2015, the Islamabad Capital Territory Local Government Second Amendment Bill 2025. A bill further to amend the Islamabad Capital Territory Local Government Act 2015, the Islamabad Capital Territory Local Government Second Amendment Bill 2025 stands introduced. Item number 6. Tariq Fazal Chaudhry sir. Sir, I, Minister for Parliamentary Affairs, beg to introduce a bill further to amend the Standard Time Interpretation of Reference Ordinance 1943, the Standard Time Interpretation of Reference Amendment Bill 2025. A bill further to amend the Standard Time Interpretation of References Ordinance 1943, the Standard Time Interpretation of References Amendment Bill 2025 stands introduced. Item number 7. Honorable Speaker Sahab, on behalf of SN Iqbal Chaudhry, Minister for Planning and Development and Special Initiative, I beg to introduce a bill further to amend the Public-Private Partnership Act, Authority Act 2017, the Public-Private Partnership Authority Amendment Bill 2025. A bill further to amend the Public-Private Partnership Authority Act 2017, the Public-Private Partnership Authority Amendment Bill 2025 stands introduced. Item number 8. Sir, on behalf of Senator Mohammad Aurangzeb, Minister for Finance and Revenue, I beg to introduce a bill further to amend the Income Tax Ordinance 2001, the Income Tax Third Amendment Bill 2025. A bill further to amend the Income Tax Ordinance 2001, the Income Tax Third Amendment Bill 2025 stands introduced. Item number 9. कौन ये हफीजुद्दीन साहब आप पढ़ेंगे? जी हफीजुद्दीन साहब का माइक खोलें. I, Chairman Standing Committee on Industries and Protection, to present the report of the Standing Committee on the bill to provide for the development of motor vehicle industry in Pakistan, the Motor Vehicle Industry Development Bill 2025. The report of the Standing Committee on bill to provide for the development of motor vehicle industry in Pakistan, the Motor Vehicle Industry Development Bill 2025 stands presented. जी, आइटम नंबर 10. ये हफीजुद्दीन साहब इसको भी आप पढ़ लें. आइटम नंबर 10 मतलब फारूक सत्तार साहब चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी उनका है. On behalf of Chairman Standing Committee on Privatization, to move that the delay in the presentation of the report of Standing Committee on the bill further to amend the Privatization Commission Ordinance 2000, the Privatization Commission Amendment Bill 2024 till to date be condoned. G. Now I put the motion to the House. It has been moved that the delay in presentation of the report of the Standing Committee on bill further to amend the Privatization Commission Ordinance 2000, the Privatization Commission Amendment Bill 2024 till today be condoned. All those in favor of the motion may say aye. All those against may say no. I think the ayes have it, and consequently the motion is adopted. Item number 11. On behalf of Chairman Standing Committee on Privatization, to present the report of Standing Committee on the bill further to amend the Privatization Commission Ordinance 2000, the Privatization Commission Amendment Bill 2024. The report of the Standing Committee on further
further to amend the Privatization Commission Ordinance 2000, the Privatization Commission Amendment Bill 2024 stands presented. Item number 12, Dr. Nafisa Shah. जी तारिक साहब आप पढ़ेंगे? जी सैयद तारिक हुसैन शाह साहब का नंबर माइक खोले. On behalf of Dr. Nafisa Shah, Chairman Special Committee on Gender Mainstreaming, to present the periodical report of the committee for the period 15 January 2025 to 30th April 2025 as required by Rule 234A of the Rules of Procedure and Conduct of Business in National Assembly 2007, sir. The said report stands presented. Item number 13, Sayyid Hussain Tariq Sahab. Thank you, sir. I, Chairman Standing Committee on National Food Security and Research. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. जी सैयद तारिक हुसैन साहब का माइक खोले. Thank you, sir. I, Chairman Standing Committee on National Food Security and Research, to present the periodical report of the committee for the period 1 January 2025 to 30th June 2025 as required by Rule 234A of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007, sir. The said report stands presented. Item number 14, Mr. Fatehullah Khan. I, Chairman Standing Committee on Defence, to present the periodical report of the committee for the period 1st January 2025 and to 30th June 2025 as required by the Rules 234A of the Rules of Procedure of the Conduct of Business in the National Assembly 2007. The said report stands presented. Item number 15, Sayyid Mustafa Mahmood. जी order in the house, तशरीफ रखें, order in the house please. जी सैयद तारिक हुसैन साहब. Item number 15. Item number 14, sir, on behalf of Sayyid Mustafa Mahmood, Chairman Standing Committee on Energy Petroleum Division, to present the periodical report of the committee for the period 1 January 2025 to 30th June 2025 as required by Rule 234A of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007, sir. The said report stands presented. Item number 16, Ms. Henna Rabbani Khar Sahib. Not present. कौन पढ़ेगा? शमीला साहब आप पढ़ दें. सर कौन सा आइटम नंबर है? ये आइटम नंबर 16, हिन्ना रबानी खर साहब का. Sir, Chairperson Standing Committee on Foreign Affairs, to present the periodical report of the committee for the period 1st January 2025
to 30th June 2025 as required by Rule 234A of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007. The said report stands presented. Item number 19, calling attention notice, Ms. Alia Kamran Sahiba. जी मोहतरम मैं वज़ीर बराए कौमी सेहत खिदमात ज़वाबित व मावनत की तवज्जो आवाम में गहरी तशवीश का बायस बनने वाली फौरी अवामी अहमियत के मामले की जानिब दिलाना चाहती हूँ, जो इस्लामाबाद के निजी अस्पतालों और लेबॉर्ट्रियों में मुख्तलिफ मुद्दत के तहत जो है मदाद के तहत जो है होशरबा चार्जिस से मुतल्लिक है। जी नेल्सन अजीम साहब। जी बोले। स्पीकर साहब बहुत शुक्रिया। ये बड़ा अच्छा और आम कंसर्न टॉपिक है और मेरी बहन ने बड़ा अच्छा इसको हाईलाइट किया है। तो मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ मिनिस्ट्री की तरफ से कि इसके लिए मिनिस्ट्री जो है बड़ी तगदो से काम कर रही है और कंसर्न है कि लोगों को उनके मेडिसिन्स जो है उनकी प्राइसेस जो है वो एक रैशनलाइज तरीके से सबको सस्ती मेडिसिन मिले। उसके लिए उन्होंने जो इस्लामाबाद रेगुलेटरी अथॉरिटी है, हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटी, उनका कोलैबोरेशन है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंट पाकिस्तान के साथ, उन्होंने मिलकर कोलैबोरेशन के साथ ये काम किया है और एक जो है टेक्निकल कमेटी बनाई गई है, फॉर्मल टेक्निकल ग्रुप बनाया गया है ताकि उसके साथ मिलकर तमाम इंस्टीट्यूशंस चाहे वो प्राइवेट हैं, चाहे वो प्राइवेट हैं, चाहे पब्लिक सेक्टर हैं, चाहे लेबॉर्ट्रीज़ हैं, उन सब के रिप्रेजेंटेटिव इस कमेटी में शामिल हैं और उनकी बारहा मीटिंग्स हो चुकी हैं जिससे उन्होंने इस सारे मैटर को डिस्कस किया है और अनकरीब इस पर कोई बेहतर फैसला करेंगे। और अभी उन्होंने जो है कमेटी जो स्टैंडर्ड टेस्ट है उनके लिए उन्होंने एक लाया अमल तैयार किया है और उन्होंने कहा है कि इसको अपनी अपनी लेबॉर्ट्री में इन रेट्स को अवेज़ा करें और बाकी जो स्पेशलाइज्ड टेस्ट हैं उनके लिए नेगोशिएशन जारी है और उस पर मज़ीद काम होगा और उम्मीद है सारे इस्लामाबाद में एक ही रेट होगा और उससे मरीज़ों को फ़ायदा। ठीक है, शुक्रिया। आलिया कामरान साहिबा टू आस्क वन क्वेश्चन। जी मोहतरम बहुत शुक्रिया जी, इन्होंने इस चीज़ को समझा और ये एडमिट भी कर रहे हैं इस चीज़ को कि वाकई बड़ी आवाम की ज़रूरत का मामला है और ये एक तरह से जो फ़ीसों के लिए मुंह खोले हुए हैं निजी अस्पतालों ने और लेबॉर्ट्रियों ने उसको एक कैप के अंदर होना चाहिए। लेकिन सर मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से उन्होंने जिक्र किया इस्लामाबाद हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटी का IHRA का, तो मोहतरम जब हम उनसे ये सवाल करते हैं कि सब कुछ उनके अंडर आता है तो 207 अस्पताल हैं जिनमें से आज छोटे बड़े इस्लामाबाद में उनमें से एक भी हॉस्पिटल जो सर वो उसको लाइसेंस नहीं दिया गया। और जब हम अपनी कमेटी में हेल्थ की कमेटी में उनको बुला के ये पूछते हैं कि ये क्या मामला है तो जी कहा जाता है कि हमारा लाइसेंसिंग वाला फॉर्म जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ। लेकिन सर उनकी वेबसाइट पे फॉर्म मौजूद है और अस्पताल भी ये कंप्लेन कर चुके हैं कि जब हम इनसे कहते हैं कि हमने वो फॉर्म फिल करने हैं तो ये कहा जाता है कि अभी तक फॉर्म नहीं बना। सर 2018 में ये इस्लामाबाद हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटी का जो ये बना था सर, उसको रेगुलेट ही हो गया था 2022 में, यानी इसके रूल्स बन गए थे। तो सर ये क्यों इस तरह से है और अगर ये उनके अंडर ही है तो ये क्यों नहीं इसके ऊपर इन मामलात को चेक किया जा रहा है? क्योंकि अल-शफा का मामला सामने आया सर, वहाँ पर एक डेड बॉडी थी सर, उसको रख के और मैयतों को नहीं देना। और सर ये जो टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं सर ये पाबंद हैं 30-35% सर मुफ्त इलाज करने के। सर उसको किसने चेक करना है? इस्लामाबाद हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटी ने, सर उसमें भी ज़ीरो। तो सर जब ये अदारे ये कह रहे हैं कि वो बड़ा वर्क कर रहे हैं तो सर वो वर्क हमें नज़र क्यों नहीं आ रहा है? वो वर्क नज़र आना चाहिए सर। शुक्रिया। नेल्सन साहब। मैडम आपने बात बिल्कुल ठीक की है। मैंने खुद ज़ाती तौर पर जो इस्लामाबाद हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटी के जो चीफ हैं उनको बुलाया था अपने ऑफिस में, उनसे ये बातें डिस्कस की थी और उन्होंने मेरे साथ ये प्रॉमिस भी किया था कि हम इस तमाम चीज़ों को
रेगुलेट करने के लिए जो उनकी मिनिमम जो रेट्स हैं उसको अवेज़ा करेंगे और वो उन्होंने किए हैं। बाकी जो है वो अखलाकियात भी कुछ होती है, अगर प्राइवेट सेक्टर को डेड बॉडी रोक लेता है ड्यूज़ क्लियर ना होने के, तो ये उनकी अखलाकियात में भी बात आती है। रूल्स तो है कि सबके साथ सलूक करें और ये जो रेट्स उनको दिए गए हैं इसको अमल करें, लेकिन अखलाकियात में अगर वो नहीं करते तो हम वो भी कोशिश करेंगे। हम दोबारा हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटी के CEO के साथ बात करेंगे, मीटिंग करेंगे और ये जो फॉर्मल कमेटी बनी है, जो हाई टेक्निकल कमेटी है, इनके साथ भी बात करके तो इस मसले को जो है यकीनन हल करेंगे। आपका शुक्रिया। जी शुक्रिया। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब नॉट प्रेजेंट। मिस नईमा किश्वर खान साहिबा तो आस्क वन क्वेश्चन। शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब, अगर अखलाकियात पे चलना है तो फिर ना ही समझे। स्पीकर साहब मुझे तो सिर्फ इतना बता दे कि इस्लामाबाद में कितनी लेबार्ट्रियाँ रजिस्टर है। बड़ी बड़ी लेबार्ट्रियों के मैं इनको नाम बता सकती हूँ कि रजिस्टर ही नहीं है। अगर रजिस्टर ही नहीं है तो रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम का मकसद क्या है? दूसरी बात यह है कि डॉक्टर्स फिक्स उनके पास लेबार्ट्रियाँ होती है और उन्हीं को रेफ़र करते, जिसका मैं अगर लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ ना ही करने चाहिए कि उनको बाकायदा उनका भत्ता मिलता है, तो वो फिक्स उनको रेफ़र करते, उन्हीं को वो जाते हैं मरीज़ और उन्हीं से उनको भी बाकायदा उनको हिस्सा मिलता है और उन्हीं को मरीज़ रेफ़र किया जाते हैं। मेरी तो रिक्वेस्ट होगी कि इनको रेफ़र करें कमेटी को और हमें पता चले कि कितनी लेबार्ट्रियाँ इस वक्त रजिस्टर है और क्यों रजिस्टर नहीं है और क्यों ये धंधा चल रहा है। थैंक यू स्पीकर साहब। जेम्स साहब। जी जनाब शुक्रिया स्पीकर साहब। एक्चुअली ये जो बात उनका कि कितनी लेबार्ट्रीज़ हैं, कितनी रजिस्टर हैं, ये इस क्वेश्चन में तो नहीं है, लेकिन जो बातें उन्होंने कही हैं वो ठीक कही हैं। डॉक्टर्स का उनके साथ ताल्लुक़ होता है, वो उनको रेफ़र करते हैं, ये तो उनकी प्राइवेट बिजनेस है अपनी। हमारा कंसर्न है कि जो लेबार्ट्रीज़ हैं उनके रेट्स कम होने चाहिए और एक यूनिफॉर्म रेट होने चाहिए और हम तो उसके लिए काम कर रहे हैं। आपने जो बात मेंशन की है ये भी हम उनसे डिस्कस करेंगे और यकीनन इसमें पेशरफ्त होगी। शुक्रिया जी। नूर आलम साहब ऑन पॉइंट ऑफ ऑर्डर। जी नॉट प्रेजेंट। पहले उनको मैंने कहा था, इसलिए वो आपसे पहले सर आपको मौका दे रहा हूं। पहले उन्होंने कहा था, आपके आने से पहले मैंने उनको प्रॉमिस किया था, इसलिए मैंने उनका नाम लिया है। बैरिस्टर गौहर साहब। थैंक यू जनाब स्पीकर साहब। जनाब स्पीकर साहब, अगरचे आज ईवान थोड़ा सा इजी फील कर रहा है, लेकिन पूरे मुल्क में गूंज है और वो ये है कि एक तूफ़ान बर्पा होने वाला है और वफाक सूबों पे इस मरतबा हमलावर होने लगा है। ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि जब वफाक बनती है और लोग अपने ईवान में अपनी सीटों को संभालते हैं, तो वफाक की जिम्मेदारी बनती है कि इकाइयों को मजबूत करे बजाय इसके केस को कमज़ोर करे। इस हुकूमत को तो शुक्र करनी चाहिए थी जब 16 सीटों के साथ आकर के इन्होंने पूरी हुकूमत संभाली। जिस तरह लोग कहते हैं इनको तो शुक्र करनी चाहिए थी कि अपनी सीटों पे बैठ गए, वरना जिस तरह गालिब कहता है, वरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। इनके पले तो ना आवाम का मैंडेट है, ना आवाम का सपोर्ट है, ना आवाम का एतमाद है और न इनके पास आईनी कानूनी कोई भी जवाज़ और जस्टिफिकेशन और अथॉरिटी है कि ये आइन में तरमीम कर ले। पहले तो ईमान में हमारी सीटों से होकर के अपनी मेजॉरिटी पूरी कर ली, लेकिन जनाब स्पीकर आइन में तरमीम करना एक सीरियस इशू है। आइन में जब तरमीम हुआ करती है तो सारी दुनिया तरमीम करती है। आइन कोई सहीफा नहीं है कि इसमें आप तरमीम न करें, लेकिन दुनिया में जब भी तरमीम होती है तो वो कंसेंसस से होता है और उन चीज़ों पे तरमीम आती है जिसमें कौम की ज़रूरत हो।
इंडिया के आईन में 106 तरामीम हुई है, लेकिन सिर्फ 3 मरतबा उनकी हुकूमत के पास 2/3 मेजॉरिटी थी, बाकी कभी मेजॉरिटी उनके पास नहीं रही, लेकिन वो तरमीम कंसेंसस के साथ हुई है। अमेरिका में एक मरतबा जजेस को बुलाया गया जुडिशरी कमेटी के सामने और उन्होंने कहा कि यूएसएसआर इसलिए कमज़ोर हो गया है और अमेरिका इसलिए मजबूत है कि अमेरिका में रूल ऑफ लॉ है, और यूएसएसआर इसलिए कमज़ोर हो गया है कि वहाँ सारे इख्तियारात एक बंदे में सुपुर्द कर दी गई, उसमें ताकत दिया गया। जनाब स्पीकर, जब 18वीं तरमीम हुई कंसेंसस के साथ, यूनिटी के साथ, पूरे कौम के साथ, सारे इदारे आपने डिवॉल्व कर लिए हैं सारे इकाइयों पे, उसको पूरे दुनिया ने माना, पार्लियामान ने माना, उस पे लोगों ने सेलिब्रेट किया। 101 आर्टिकल में आपने चेंजेस की। 26वीं तरमीम में जिस वक्त आप आए, आप 56 अमेंडमेंट के साथ आए, 56 को रिड्यूस करके 25 अमेंडमेंट्स पे आप आए। 25 आर्टिकल में आप अमेंडमेंट करना चाह रहे थे और उसमें से फिर आप 18 पे आए और 18 में हुकूमत की जो अमेंडमेंट्स थी उनमें 4 आर्टिकल पे हमें शदीद इख्तिलाफ था और उनमें से इनकी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, जजेस की मुद्दत मुलाजिमत और इलेक्शन कमीशन को दवाम बख्शना, ये बड़ा इस पर हमें एतराज़ था। जनाब स्पीकर, उस वक्त भी इस वक्त आपने जो चीज़ें 26वीं तरमीम में आपसे रह गई थी, आप उसको तसलसल देना चाह रहे थे। ये इस बात का सबूत था कि 26वीं तरमीम पास करते हुए वो अमेंडमेंट्स आपने समझा था कि वो आईन कानून के खिलाफ है, वो वफाक के तकद्दुस के खिलाफ है, वो जो तरामीम आप लाना चाह रहे थे। उस वक्त आपने अटैक कर लिया था अदलिया पे, इस वक्त आप पूरे वफाक को खतरे में डाल रहे हैं। जनाब स्पीकर, जो लीक हुआ है, पहली बात तो यह है कि क्यों इतना बड़ा तरमीम अवाम के पास, ईवान के पास, नुमाइंदों के पास ए लीक आउट वर्शन के सामने लोगों के पास आ जाए। जनाब स्पीकर, मैं 4 पॉइंट्स अर्ज करूंगा। सबसे पहले मैं 27वीं तरमीम पे बात करना चाह रहा हूं। जनाब स्पीकर, आपने कहा कि एजुकेशन और पॉपुलेशन को वफाक से को हमने देने हैं सुबह से लेके। एजुकेशन अब इर्रिवर्सिबल है। एजुकेशन दुनिया में हमारे आईन ने हमें डाल दिया कि एजुकेशन फंडामेंटल राइट्स है। अमेरिका के आईन में कहाँ लिखा है कि एजुकेशन फंडामेंटल राइट्स है? लेकिन ये सरकार स्टेट करती है। आपने जब एजुकेशन को डिवॉल्व किया तो उसके साथ 2700 स्कूल और कॉलेजेस आपने सूबों को दे दिए। इसको आप इस स्टेज पे रिवर्स कर रहे हैं, जबकि केपीके की हुकूमत कोशिश कर रही है कि जब से ज़्यादा वो अपने पॉलिसी के मुताबिक ज़्यादा कंसंट्रेट करे वुमेन एजुकेशन पे। ये तो कभी आपकी वफाक की पॉलिसी नहीं रही। आप अभी पॉपुलेशन वापस लेना चाह रहे हैं सूबों से, और पॉपुलेशन आप लेना चाह रहे हैं जबकि सूबों के साथ आपका पॉपुलेशन, इसके लाइट सर्विसेज और सोशल सर्विसेज ऑलरेडी जा चुके हैं। जनाब स्पीकर, सबसे सीरियस इशू है नेशनल फाइनेंस अवार्ड का। सुबह इस वक्त इंतजार कर रही हैं कि 11वां अवार्ड कब आएगा। आज तक 7वां अवार्ड जो है वो एक्सटेंशन से चला आ रहा है, जो 2009 में था। 2010 में 18वीं तरमीम के मुताबिक उसको रिविजिट होना था, वो नहीं हो सका। 8 और 9 को दोबारा कर रहे थे, 8 नहीं हुआ। जनाब स्पीकर, आप नेशनल फाइनेंस अवार्ड के मुतालिक जो आर्टिकल 160 है, आज तक जब से आईन बना है उसमें कभी किसी ने अमेंडमेंट नहीं की, उसको कभी किसी ने नहीं छेड़ा। 2010 में जब 18वीं तरमीम हुई तो उसमें यह यकीन दहानी कराई गई सूबों को कि नेशनल फाइनेंस अवार्ड में आपका शेयर हमेशा नए अवार्ड में प्रीवियस अवार्ड से कम नहीं होगा। इसलिए अगर आप प्रीवियस अवार्ड को कम कर रहे हैं, आप अपने अभी पाक केपीके का हिस्सा है आपके पास फॉर इंस्टेंस 14.28% है, जबकि अभी 19% होना चाहिए, और आप इसको रिवर्स कर रहे हैं, तो आप पूरे वफाक को दाव पे लगा रहे हैं। ये बाज़ लोगों को ये पावर देना, ये से वफाक को ख़तरे में पड़ जाएगा। जनाब स्पीकर, लास्ट टाइम जब हम बात कर रहे थे तो आर्टिकल 243 में अमेंडमेंट आ रही थी। मौलाना साहब आए, मौलाना साहब को पता है इनके साथ हमने बड़ी कोशिश की। शायद इस मरतबा हमें मौलाना साहब के घर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और आपके साथ शायद कमेटी में भी नहीं बैठना पड़ेगा, लेकिन हम अपना आवाज़ एहतजाज के तौर पर ईवान पे उठाएंगे कि ये ईवान पे हमला है।
जनाब स्पीकर, वो कमेटी जो हमने बनाई थी, जिसमें हम पेश हुए थे, जिसमें मौलाना साहब ने लास्ट नाइट पे उन्होंने बड़ी उसको सेव किया था, हम उम्मीद कर रहे थे कि कॉमन सेंस प्रिवेल करेगा। जनाब स्पीकर, ये ऐसा वक्त है कि कौम बहुत डिवाइड हो चुकी है, तनाव बहुत बढ़ चुका है, दहशतगर्दी अरूज पर है, खसारा टॉप पर है, लोग अपनी जिंदगी को मजीद दाव पे नहीं लगा सकते। इस वक्त पाकिस्तान की सालमियत का फिक्र करो, खतरे में ना डालो बाज लोगों के लिए। जनाब स्पीकर, लीक वर्शन जिस वक्त हुकूमत का आया था तो 56 आर्टिकल थी। वो लीक वर्शन शायद मौलाना साहब के साथ एक 1 पॉइंट पे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट खत्म होकर के बेंच आया, वहां आर्टिकल 243 में आप अमेंडमेंट करना चाह रहे थे। उस वक्त आप उस लॉस को प्रोटेक्शन देना चाह रहे थे। जनाब स्पीकर, आईन में तरमीम इस ईवान का हक है और इस ईवान में एग्जैक्ट उन लोगों का हक है जो मैंडेट लेके अवाम के पास आए हों। हम समझते हैं कि 27वीं तरमीम इस ईवान के रूह के मनापी है, आइन के रूह के मनापी है। हुकूमत होश के नाउन ले, इस स्टेज पे कौम को मजीद डिवाइड ना करे, कोई ऐसे तरमीम ना लेके आए जैसे आदलिया मजीद दाव पे लग जाए। ऑलरेडी डेमोक्रेसी बड़ी फ्रेजल है, आपके आदलिया पे आवाम का कोई एतमाद नहीं रहा। जनाब स्पीकर, मैं आपको एक चीज़ अपना याद करा रहा हूँ। जिस वक्त यहाँ तरमीम की जा रही थी, आपके वज़रा ने यहाँ में ये कहा कि हम तरमीम कर रहे हैं, बेंच हम लेके आ रहे हैं। उन्होंने कहा हम जजेस की तादाद बढ़ा रहे हैं। मैंने उस वक्त भी आपको कहा था कि पाकिस्तान में हमारे पास जो जजेस की तादाद, मैंने आपको कंपेयर करा के बताया था कि इंडिया में 28 वहाँ स्टेट से, उनमें 25 हाई कोर्ट से, 1114 उनके केसेस जो जजेस थे हाई कोर्ट के जजेस, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सिर्फ 33 जजेस थे। मैंने आपको उस वक्त कहा, ये मेरे पास 16 सितंबर 2024 का डेटा है। मैंने सीवान के सामने रखा कि 16 सितंबर 12 बजे सुप्रीम कोर्ट के पास पेंडिंग केसेस की तादाद 55,000 थी। आज जनाब स्पीकर, 1 साल बाद सुप्रीम कोर्ट में 56,000 केसेस की पेंडेंसी है। कहाँ गए आपके सीनियर जजेस? कौन से प्रोग्रेस आपने दिखाया? वो प्रोग्रेस आपने नहीं दिखाना था, अवाम की खातिर आपने नहीं करना था। आपने कोर्ट में एक बेंच बनाना था जो आपकी मर्जी के फैसलों के लिए आप इस्तेमाल करें। जनाब स्पीकर, इस ईवान में बहुत सारे लोग आए। जब इस ईवान में एंटर होता हूं तो उस पे बड़े सारी दीवारों पे बड़े नाम देखता हूं। इस ईवान में चारों सूबों में और इस ईवान में हर इलेक्शन के बाद तकरीबन 1000 बंदा आता है। 800 टू बी प्रिसाइज 859 कंस्टिट्यूएंसीज है। जनाब स्पीकर, हजारों लोग आए, हजारों चले गए, बल लेगेसी बहुत कम छोड़ गए। और लेगेसी इसमें फैसला कर लिया कि नहीं, ट्रायल हो सकता है एक मिलिट्री। बस सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्शन दे दी कि 45 दिन के अंदर अंदर वफाकी हुकूमत लेजिस्लेशन करके वो जो कन्विक्ट है उनको राइट ऑफ अपील दे दे।
राइट ऑफ अपील देना एक इस्लामी हक है, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, उस ऑर्डर को काइंडली इम्प्लीमेंट करो। हमने अपोजिशन की तरफ से बिल दिया है कि वो राइट ऑफ अपील दे दे। मैं हुकूमत से दरख्वास्त करूँगा कि आप इसको राइट ऑफ अपील दे दे। इस वक्त आपका लॉ मिनिस्टर नहीं बैठा हुआ, लेकिन इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब बैठे हैं, वो खुद भी वकील है। ये लोगों का राइट है, विद इन 45 डेज आप उनको राइट ऑफ अपील दे, या हमारा बिल सामने रख दे या अपना बिल लेके आए, लेकिन वो राइट ऑफ अपील दे दे। आपकी आवाम इस वक्त सफ़र हो रही हैं, वो आप ख़त्म करा दे। जनाब स्पीकर, दूसरा मैं KP की तरफ से एक इशू उठाऊँगा। यहाँ राना साहब इस वक्त ईवान में नहीं बैठे, मीर मुकाम साहब बैठे, अगर वो इस पर वजाहत देंगे। पंजाब की हुकूमत ने KP में वहाँ वीट पे तरसील पे जनाब स्पीकर पाबंदी लगाई है। हुकूमत का ये कहना है कि हमने पाबंदी नहीं लगाई है, हम वहाँ जो सिस्टम है परमिट वाला, जनाब स्पीकर वो परमिट का सिस्टम जिससे आप वीट को रोकेंगे। KPK को मैं आपको फिगर्स देता हूँ जनाब स्पीकर, हमारे KP को तकरीबन 5.3 मिलियन टन की वो रिक्वायरमेंट है। 1.3 मिलियन टन सालाना अपना लोकल है, 3.5 मिलियन टन की हम रिलाई कर रहे हैं। इसकी वजह से आवाम में एक इस्तिराब बढ़ रहा है, वहाँ प्राइस फूड की बढ़ रही है, आटे की कीमत बढ़ रहा है, आपने पाबंदी लगाई है। ये आर्टिकल 151 की खिलाफ वर्जी है। वज़ीर आज़म ने कहा था कि मैंने पॉलिसी बनाई, वीट पॉलिसी 2025, और उस पॉलिसी के मुताबिक हम इंश्योर करेंगे कि इसको डीरेगुलराइज करे। लेकिन वज़ीर आज़म साहब, मेरा ख्याल है आजकल 20 महीनों में उसने 34 फॉरेन विजिट किए हैं। लगता है आजकल वो सफ़र की नमाज मेरा ख्याल इस्लामाबाद पढ़ते हैं, उसके तारट साहब के साथ भी। तो वो इधर जनाब स्पीकर, उनको मेरी रिक्वेस्ट होगी कि उस पर आप तवज्जो दे दे, ये बड़ा सीरियस इशू है। जनाब स्पीकर, मैं एक और अर्ज़ करूँगा कि ये हमेशा से 2 पॉइंट, ये जनाब स्पीकर ईमान में पार्लियामेंट में सूबे में जिसके पास मेजॉरिटी है उस सूबे का हक है कि अपने वज़ीर आज़म वज़ीर आला चेंज कर ले। इस ईमान में जनाब स्पीकर मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली साहब थे, फिर शुजात साहब आ गए, फिर उसके बाद आपने देखा जनाब स्पीकर शौकत अजीज़ साहब आ गए थे, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब थे, फिर राजा साहब आ गए थे। ये उस पार्टी का हक है। पंजाब में भी ऐसा हुआ था, दोस्त मोहम्मद कोसा साहब थे, फिर शहबाज साहब आ गए थे, फिर बुजदार साहब के बाद चौधरी परवेज़ इलाही साहब आ गए थे। जनाब स्पीकर, हमने भी KPK में ऐसा चेंज किया है, हमारे मैंडेट है, हमारा राइट है। अब वज़ीर आला अपना कैबिनेट बनाने के लिए और अपनी पॉलिसी गाइडलाइंस अपनी लीडर से लेने के लिए जेल जाता है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज तक उसकी इजाज़त नहीं मिली। हम सारे अपोजिशन यूनानिमस हो करके एक रिजोल्यूशन पुट करते हैं, हम स्पीकर से मुतालिबा करते हैं आप रूलिंग दे दे। हम यूनानिमसली कहते हैं एक इकाई का सरबराह है, वो चीफ एग्जीक्यूटिव है, ये ईवान मुतालिबा करती है उनको इजाज़त दी जाए कि खान से मिले। हम सारा मुतालबा करते हैं कि स्पीकर साहब आप रूलिंग दे, उनसे पूछे, उनसे रिक्वायर कराएं कि इंश्योर कराए। इससे अवाम में दूरियां पैदा हो रही है, अवाम में बड़ो दूरियां पैदा हो चुकी है। इससे अब नफरत की तरफ लोग जा रहे हैं। हम नहीं चाहते वो नफरत वाली बातें करें, लेकिन ये हमारा राइट है। जनाब स्पीकर, हम ईमान को हमेशा मजबूत करते हैं, इस चेयर को हम हमेशा रिगार्ड करते हैं, काइंडली उसको हम सपोर्ट करते हैं। हम सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे साथ सपोर्ट करो। उसके साथ मैं आखिरी एक पॉइंट बताऊंगा जनाब स्पीकर, ऑर्डर भी है जनाब, हाई कोर्ट के ऑर्डर भी हमारे। जनाब स्पीकर, मैं आखिर में एक बात अपोजिशन की तरफ से कहूंगा। हम मैंने पहले भी कहा था, we very gravely and seriously miss Umar Ayub Khan. He should have been here as a leader of the opposition. जनाब स्पीकर, हमारे साथ तो ज्यादतियां बड़ी हुई हैं। ओवरनाइट कन्वेक्ट किया गया, डिस्क्वालीफाई कराया गया, निकाला गया, और 7 अगस्त 2025 से ये पोजीशन खाली है। ये उमर साहब का नाम आप लोगों ने यहां से हटवाया है। जनाब स्पीकर, हमने आपको एप्लीकेशन दी है लीडर ऑफ द अपोजिशन के लिए। हम सपोर्ट करते हैं, हम वेलकम करते हैं अपने लीडर ऑफ द अपोजिशन जनाब महमूद खान अचकज़ई साहब को। वो हमारे लीडर है, वो लीडर ऑफ द अपोजिशन है, वो खान ने मुंतखब किया हुआ है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आए, आप अपना सीट संभाल लें। आप आए, आप नोटिफिकेशन पे आए, आप अपना सीट संभाल लें। जनाब स्पीकर, ये तो हमारा हक है। रूल 39 में आपके लॉ मिनिस्टर नहीं है, लेकिन आपको इंफॉर्मेशन मिनिस्टर एक्सप्लेन कर देगा। जनाब स्पीकर, आर्टिकल 66 और 67 आइन के मुताबिक इस असम्बली ने रूल्स बनाए हैं।
और रूल्स जैसे आप बनाएं उस पर अमल करवाएं। फॉर इंस्टेंस इंडिया में एक रूल ये है कि लोकसभा में लीडर ऑफ द अपोजिशन पार्टी को तब मिलेगा जब वो पार्टी 55 सीटें जीत चुकी हो। आपको याद होगा कि इससे पहले वाला जो लोकसभा था इसमें कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी को लीडर ऑफ द अपोजिशन नहीं बनाया गया था क्योंकि उन्होंने कहा था हमारे रूल्स पे पूरा नहीं उतरता, और ये आईनी रूल्स है। हमारे भी आईनी रूल्स है। हमारे आईनी रूल्स में यह लिखा हुआ रूल 39 में कि लीडर ऑफ द अपोजिशन ये हक के अपोजिशन का और आददी तादाद अपोजिशन बेंचेस पे जो लोग बैठने वाले हैं ये उनका राइट है। हमने 74 MNA के साथ 72 MNA के साथ हम यह ईवान में हमारी मेजॉरिटी 180, जब बैठे तो हम थे 91, आज हम बेटे आपने कन्विक्ट करवा के निकाल के अब हम हैं 76। हमने 74 के साथ आपके साथ एक एप्लीकेशन गुजारी है कि आप उनको सपोर्ट करें। मुझे यह भी उम्मीद है मौलाना साहब भी हमें इस पे सपोर्ट करेंगे। वो हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन बैठे हुए हैं, उसकी ईमान के लिए, जमहूरियत के लिए, इस रूल ऑफ लॉ के लिए, इनके लिए बड़ी कुर्बानियाँ हैं। एंड वी आर प्राउड ऑफ महमूद खान अचकज़ई साहब। जनाब स्पीकर, मैं आपसे इसलिए मुतालबा करता हूँ, ये अपोजिशन मुतालबा करती है, ये ईमान मुतालबा करती हैं कि वो रूल कॉन्स्टिट्यूशनल है, मेहरबानी करके आज ही इनका नोटिफिकेशन करे ताकि वो फॉर्मली अपना ये संभाल ले। अदरवाइज मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपना सीट संभाल ही ले। थैंक यू जनाब स्पीकर, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस पर गौर करेंगे। शुक्रिया जी। तारिक फजल चौधरी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। ये थोड़ा शॉर्ट कीजिएगा मिनिस्टर साहब, इसलिए कि स्पीकर आए हुए हैं ईरान के और उनके शाम के फंक्शन से भी हैं। सर, मैं कोशिश करूंगा कि बहुत शॉर्ट और टू द पॉइंट, और जो चेयरमैन बैरिस्टर गौर साहब ने जो गुफ्तगू की है उसके हवाले से चंद बातें अवान के सामने रखना और रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए भी चंद नकात हैं। सर, सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ करूँ कि जिस 27वीं तरमीम के हवाले से उन्होंने बात की है, सबसे पहले तो चूँकि उनका लॉ का बैकग्राउंड है, सबसे पहले तो ये बहुत अच्छा होता कि ऑफिशियली वो डॉक्यूमेंट जब असेंबली में प्रेजेंट किया जाता और आपको पेश किया जाता, टेबल किया जाता, उसके बाद उसके मंदरजात और उसके कंटेंट्स के ऊपर बात करते, तो तब हम ये समझते हैं कि ये गुफ्तगू जो आपने फरमाई है ये हक़ाइक़ पे मबनी है और इसके पीछे जो आपकी स्पिरिट है वो कोई आइन को सपोर्ट करना है, पार्लिमान को मजबूत करना है। अभी जितनी आपने गुफ्तगू की है ये अंदाज़ों और मफरूज़ों की बुनियाद के ऊपर है। सबसे पहला नुक्ता तो ये है, जब डॉक्यूमेंट आएगा उसके बाद उसके ऊपर आप सॉलिड बात होगी और अगर आपका कोई एतराज़ होगा तो उस वक्त आप उठाएं। दूसरी बात यह है सर कि इन्होंने कहा मैंडेट इस असेंबली का। सर, मैंडेट असेंबलियों के और इलेक्शंस हर दौर में उनके ऊपर सवाल उठते रहे हैं और उनके बारे में गुफ्तगू होती रही है। आप इस असेंबली की बात करते हैं, इस इलेक्शन की बात करते हैं, इस पर आप सवाल उठाते हैं, तो जो आपका इलेक्शन था 5 साल, वो RTS का इलेक्शन, उस असेंबली को RTS का इलेक्शन कहा गया, उससे पिछले को आरोज़दा इलेक्शन कहा गया, ये एतराज़ा होते रहे हैं। आपको अभी कोई एतराज़ है, ज़रूर अदालतें खुली हैं, उनमें जाएं और हल्के आप चैलेंज करें किस किस हल्के के अंदर आपको एतराज़ है, उसके नताइज आपको अदालत से लें और उसके बाद बात करें। मैंडेट बिल्कुल मौजूद है। और ये भी मैं अर्ज़ करूँ कि आपने जो बात की कि आइन एक ज़िंदा डॉक्यूमेंट है, एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, ये बिल्कुल सही बात है। और बाकी जो आपने अमेरिका का और दीगर ममालिक का आपने जिक्र किया, तो मेरी गुजारिश ये है कि पाकिस्तान में आइन में अमेंडमेंट कंसेंसस से नहीं बल्कि 2/3 अक्सरियत से होती है। कंसेंसस हो बड़ी अच्छी बात, ऐसा हुआ है माजी में, लेकिन आपको 2/3 अक्सरियत चाहिए और अब भी अगर मज़ीद अमेंडमेंट होगी तो 2/3 अक्सरियत से ही होगी। और जो स्पिरिट है कॉन्स्टिट्यूशन की उसे फॉलो किया जाएगा। उसके अलावा जो इन्होंने अदलिया की बात की, तो मैं ये गुजारिश करूं कि इससे पहले भी जब 26वीं तरमीम हो रही थी तो उस वक्त भी ये कहा गया कि अदलिया को और जजेस को अटैक किया जा रहा है। मैं आज ये पूछता हूं पाकिस्तान की वकला बरादरी से कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनने से जो हमारे रेगुलर केसेस हैं उनकी सुनवाई में ज़्यादती हुई है या कमी हुई है? जो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स होते हैं, वो जो मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो होते हैं 10%, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की टोटल कार्रवाई का वो ले जाते हैं 50% टाइम। इसलिए जो रेगुलर मुकदमात हैं, जो हमारे पूरे मुल्क से वहाँ पे साइलीन जाते हैं, वो इंतज़ार में रहते हैं और
ज़्यादा वक्त वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस को सुना जाता है। और माजरत से उसमें ज़ाहिर है माजी में आपने देखा कि वो केसेस जो हैं हेडलाइन भी बनाते हैं, वो केसेस आपकी ब्रेकिंग न्यूज़ भी बनाते हैं, लिहाजा ज़्यादा टाइम उन केसेस की दिया जाता है। आज अगर ये बात की जा रही है कि वकला के साथ मुशावरत के साथ 27वीं तरमीम में जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है उसे कॉन्स्टिट्यूशनल कवर दिया जाए और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना दी जाए। और जनाब स्पीकर, मैं ये भी बात अर्ज़ कर दूँ कि आपका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ है 2006 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा शहीद और मियां नवाज शरीफ साहब कायद मुस्लिम लीग नून और प्रेसिडेंट, क्या उसके अंदर ये शिक मौजूद नहीं थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स का क़याम अमल में लाया जाएगा? ये कोई ऐसी नई बात नहीं है जो रातों रात इवॉल्व हुई है और उसके ऊपर जो है एतराज़ हो रहा है। और मैं ये भी अर्ज़ कर दूँ कि जो फोरम, मैं जुडिशल कमीशन की बात कर रहा हूँ, जो ये इख्तियार रखता है कि आप जजेस की भर्ती करते हैं, जो ये इख्तियार रखता है कि आप जजेस को फारिग कर सकते हैं, पाकिस्तान में आज जजेस को घर भेजने का एक ही फोरम है, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान। वो जजेस की भर्ती भी कर रहा है, वो जजेस को फारिग भी कर रहा है, लेकिन वो जजेस को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। ये कौन सी ऐसी अनहोनी बात है जो इस अमेंडमेंट में की जा रही है? वो कोई एग्जीक्यूटिव इख्तियार हम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को नहीं दे रहे कि आप जजेस की ट्रांसफ़र यहाँ से होगी, ना ही वो किसी और फोरम को दिया जा रहा है। वो जुडिशरी के पास ही रहेगा और उसी फोरम से होगा जो, जैसे मैंने कहा कि जजेस की भर्ती, तकर्री और उनको घर भेजने का इख्तियार जिस फोरम के पास है। मैं कैटेगोरिकली ये बात अर्ज़ करना चाहता हूँ फ्लोर ऑफ द हाउस पे कि 27वीं तरमीम में 18वीं तरमीम को रोल बैक नहीं किया जा रहा। ये सरासर एक झूठा और मनफी प्रोपेगेंडा है कि 18वीं तरमीम को रोल बैक किया जा रहा है। मैं बिल्कुल गवर्नमेंट की तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कैटेगोरिकली ये बात कर रहा हूँ कि 18वीं तरमीम को 17वीं तरमीम में बिल्कुल रोल बैक नहीं किया जा रहा। लिहाजा इस तरह के तमाम झूठे और मनफी जो प्रोपेगेंडे हैं उन्हें बंद किया जाए। एजुकेशन के हवाले से जो बात हुई है, मैं आपको ये अर्ज़ कर दूँ जनाब चेयरमैन, दूसरी जो स्टेटमेंट मैं देना चाह रहा हूँ फ्लोर ऑफ द हाउस पे कि इस आइनी तरमीम का मकसद पाकिस्तान में गवर्नेंस, दिफा और वफाक के सूबों के साथ रिश्तों को मजबूत बनाना है। हम कोई भी ऐसा काम इस तरमीम में नहीं करेंगे कि जिससे वफाक कमज़ोर हो, जिससे सूबे कमज़ोर हों या उनका बाहमी रिश्ता कमज़ोर हो। मैं तालीम के हवाले से ये 2-3 नकात हैं, मुख्तसर अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हम कोई स्कूलों का कंट्रोल, कॉलेजेस का कंट्रोल, बोर्ड्स का कंट्रोल वफाक को लेने की बात नहीं कर रहे। हम सिर्फ करिकुलम की बात कर रहे हैं, एक कौमी निसाब की बात कर रहे हैं इस तरमीम में। और ये भी मैं अभी भी कह दूँ और बाद में भी मैं कहूँगा एंड पे फिर कि ये तमाम जो चीज़ें ज़ेर बहस इस वक्त हम ला रहे हैं, ये मुशावरत के बाद सारे स्टेक होल्डर्स बैठ के, पोलिटिकल पार्टीज़ के साथ बैठ के हम बात करेंगे, तादियों से बात करेंगे, मुशावरत से तय होंगी। इसमें कोई भी बुलडोज करने वाली बात नहीं है। मैं जो एजुकेशन की बात कर रहा था, निसाब की बात कर रहा था, क्या आज पाकिस्तान में ज़रूरत नहीं है कि ऐसा यकसा निसाब मौजूद हो जिससे हमें अपने मुल्क, अपनी तारीख़, अपने असलाफ़ की तारीख़, पाकिस्तान को जब बनाया गया क्या कुर्बानियाँ दी गई, वो सारे हमें पता नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान बनने की स्टोरी आज तक जहाँ जहाँ जिन जिन मराइल मुश्किलात से हम गुजरे, पाकिस्तान 2 लाख हुआ, ये सारी वो हिस्ट्री है। उसके बाद आज के जो चैलेंजेस हैं, मुल्क में आपको दहशतगर्दी का सामना है, मुल्क में आपको तफरकाबाजी, उससे कितनी जानें नुकसान हो चुकी हैं, हज़ारों की तादाद। बस सर मैं मुख्तसर कर रहा हूँ, यकसा निसाब इस वक्त मुल्क की ज़रूरत है और ये बेसिक है। उसके बाद सूबे अगर अपनी कोई रीजनल चीज़ें उसमें ऐड करना चाहते हैं ज़रूर करें, ये वो एक तजवीज़ है जो उसके अंदर इनकॉर्पोरेट की जा रही है। इसी तरह जनाब आबादी की बात अगर मैं कर रहा हूँ, आबादी इस वक्त पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा चैलेंज है और अगले 10 साल में आप देखें कि आदादोशुमार क्या बता रहे हैं कि आबादी जो है वो कहाँ जा रही है। अगर फेडरेशन इसमें ये बात कर रहा है कि हम अपने रिसोर्सेज से भी इस जो पाकिस्तान के ऊपर एक बहुत बड़ा टेकलिंग बॉम्ब है, इसको कंट्रोल करने की बात करते हैं और सूबों के साथ बैठते हैं, सूबे हमारे साथ बैठें, तो ये कौन सी ऐसी बात है जो इस निज़ाम के या ख़िलाफ़ है या वफाक को कमज़ोर करने की बात है। मैं NFC के हवाले से भी अर्ज़ कर दूँ कि उसमें भी मुशावरत से बात होगी। कोई भी इंशाअल्लाह ताला कमेटी में आएगा, स्टैंडिंग कमेटी में आएगा और वहाँ पे सारे बैठेंगे और उसमें मुशावरत से बात होगी। कोई भी ऐसी बात यकतरफ़ा तौर पे नहीं होगी। बराए मेहरबानी 27वीं तरमीम
27वीं आप बात इस्तीफे दे के घर बैठे हैं, तनख्वाहें पूरे लेते हैं, इस्तीफे दिए हुए हैं आपने। आप आएँ, आप अपनी कमेटियों में अपना किरदार अदा करें। ये तो अभी स्पीकर साहब से आज भी डिस्कस हुई है कि हमने आपके चेयर को एड्रेस करें, वाइंड अप करें। आप बैठें, ज़रूर अपना काम करें। दूसरी बात, जो आखिरी बात मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि 27वीं तरमीम के हवाले से वो ये है कि इसको कंट्रोवर्शियल बनाने की जो कोशिशें हो रही हैं, मैं उन्हें कंडेम करता हूँ। मैं अगेन ये बात बताऊंगा, ये वफाक को मजबूत करने के लिए है। ठीक है, ये मैं आता हूँ, मैं बिल्कुल आता हूँ। और उसके बाद जो आखिरी बात करें, आप चेयर को एड्रेस करें। हमने उन्हें ड्राफ्ट नहीं दिया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात कर रहे हैं, हमारे तहादियों की बात कर रहे हैं, हम उन्हें मुकम्मल एतमाद में लेंगे। ठीक है, और जब ड्राफ्ट इंशाल्लाह फाइनल होगा, पहले सेनेट में प्रेजेंट होगा, आपके पास होगा। चीफ विप से आज भी हमारी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में मीटिंग हुई है, हम चीफ विप्स को देंगे, आप उसको स्टडी करें और उसके बाद उस पर बात करें, वक्त से पहले उसे कंट्रोवर्शियल मत करें। आपने केपी की बात की, शुक्र है। आखिर में आखिरी नुक्ता सर, आखिरी नुक्ता ये है कि शुक्र है कि इन्होंने केपी की बात की, इनके मुंह से केपी के भी लफ्ज़ निकला और उसके मसाइल के हवाले से भी कोई उन्होंने गुफ्तगू की। केपी इस वक्त दहशतगर्दी से सबसे अफेक्टेड एरिया है, ट्राइबल एरिया सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी से अफेक्टेड एरिया है। मुझे आप बताएं कि उसके हवाले से आपकी और आपकी चीफ मिनिस्टर की क्या पॉलिसी है। हमने बड़े वाज़े अंदाज से ये बात की है कि पाकिस्तान में जो दरअंदाजी हो रही है अफ़गानिस्तान की तरफ से, उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक नकाती एजेंडे के ऊपर हमारे मुज़ाकरात अफ़गानिस्तान से हुए हैं, कतर में भी, दोहा में भी, तीसरा राउंड होने जा रहा है। और जो आप कहते हैं मुज़ाकरात की बात, तो मुज़ाकरात हम जो दहशतगर्द हैं उनके सहूलतकारों से कर रहे हैं, अफ़गान तालिबान रजीम से कर रहे हैं कि खुदा के लिए TTP की सरपरस्ती छोड़ दें, उनकी मदद छोड़ दें। और ये हमारी वाहिद डिमांड है। हम मुज़ाकरात दहशतगर्दों के साथ नहीं करेंगे, जिसने असला उठाया है, जिसने हमारे शहरियों पे फायरिंग की है, बम चलाए हैं, मुसल्लह अफवाज पे जिन्होंने गोलियां बरसाई हैं, बम चलाए हैं, IDs लगाई हैं, उनसे कोई मुज़ाकरात नहीं है। लेकिन हमने अफ़गानिस्तान से किए हैं मुज़ाकरात। अगर पुरअमन तरीके से ये मसला हल हो सकता है, जो कि हम चाहते हैं खुलूस दिल से कि हो, हम पुरुमीद हैं कि इंशाल्लाह तहरीरी एक एग्रीमेंट साइन होगा। और जो आपने जेल में मुलाकात की बात की, तो जनाब अली, जेल में मुलाकात का एक मैनुअल होता है जिसका कस्टोडियन जेल का सुपरिटेंडेंट होता है। अगर जेल मैनुअल की कोई खिलाफवर्जी हुई है, इमरान खान साहब से मुलाकात का पहला राइट उनकी फैमिली का है, उनकी फैमिली का पहला राइट है जो मुसलसल मिलती है। दूसरा राइट वकला की टीम का है जो मुसलसल मुलाकात करते हैं इमरान खान से। तीसरा राइट किसका है, ये जेल मैनुअल बताता है। 8,500 कैदी इस वक्त अडियाला जेल में है। तो मुझे बताएं कि वो भी अपने सारे दोस्तों से, रुफ़क़ाकार से, क्या उनको भी मिलने की इजाज़त है? जो जेल मैनुअल की खिलाफ वर्जी हुई है, बैरिस्टर साहब को मैं कहूँगा कि आप उस पर अदालत जाएं और बताएं कि कहाँ पर यह खिलाफ वर्जी हुई है। और खुदा के लिए अपनी को किबला KP में दुरुस्त फरमाएं। हम क़याम अमन के लिए, दहशतगर्दों से लड़ाई के लिए, सूबे में अमन के लिए, जो पाकिस्तान का अमन है, अगर एक भी जान KP में ज़ाया होती है, हमें उसकी उतनी तकलीफ़ है जितनी पंजाब, बलोचिस्तान या सिंध में ज़ाया होती है। तमाम तर हम रिसोर्सेज ब्रूकर ला रहे हैं और आप जो बयानात दे रहे हैं वो हमारे स्टेट के इदारों, हमारे स्टेट की रियासत के ख़िलाफ़ हैं। आप दहशतगर्दी की जंग में जो रियासत अपना काम कर रही है उसमें अपना पॉजिटिव किरदार अदा करें ताकि मुल्क में और सूबे में अमल लाया जा सके। बहुत शुक्रिया जी। सैयद वसीम हुसैन साहब, वसीम साहब प्लीज़ ज़रा ब्रीफ कीजिएगा। ईरानी स्पीकर साहब आए हुए हैं, उनका कोई फंक्शन है सर, बड़ा ब्रीफ। कितनी देर में? पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे 2-3 मिनट बस। बहुत शुक्रिया डिप्टी स्पीकर साहब। डिप्टी स्पीकर साहब, आज मैं 3 दिन से मैं कोशिश कर रहा था, मैंने डिप्टी स्पीकर साहब से भी और मुख्तलिफ असम्बली के लोगों से रब्ता किया कि इस इशू के ऊपर बात करूं। मैंने अपने पीपल्स पार्टी के दोस्तों से भी बात करने की कोशिश की कि इस मैटर को सिंध की सतह पे ये रिजॉल्व हो जाए, लेकिन नहीं हुआ। तो मजबूरन मुझे आज इस फ्लोर पे ये बात उठानी पड़ रही है कि एक पोलियो का केस हो जाता है तो चीफ सेक्रेटरी से लेके, क्योंकि 18 अमेंडमेंट के बाद
चीफ सेक्रेटरी से लेके और जाके मुख्तियार कार तक नीचे तक इशू बनता है पोलियो का। अगर कोई केस रजिस्टर हो जाए, आप भी सिंध के बेटे हैं डिप्टी स्पीकर साहब, मैं भी सिंध का बेटा हूं। आज हैदराबाद में एक महीने में 32 अमवात हो चुकी हैं सिर्फ डेंगू से। डेंगू से 32 अमवात हो चुकी हैं ऑन रजिस्टर्ड। मुतल्लिका वहाँ पे मेयर को, ना टाउन चेयरमैन, लोकल गवर्नमेंट कोई इंटरेस्ट लेने के लिए तैयार नहीं है। जो स्प्रे किया जा रहा है वो बिल्कुल ही ऐसा है कि जिससे एक आम मच्छर भी नहीं मर रहा तो डेंगू का मच्छर क्या मरेगा। तो मेहरबानी करके मैंने कॉलिंग अटेंशन भी जमा कराया है, इस पे आप अपनी चेयर रूलिंग दें कि जब लोकल गवर्नमेंट फेल हो गई है और वहाँ के मेयर काम करने के लिए तैयार नहीं है। 32 अमवात, अगर एक कोई किसी के घर का शख्स मर जाए तो आप समझ सकते हैं कि आपके मेरे घर का, वहाँ का एमपीए, मेरी वालदा 7 दिन से हॉस्पिटल में, लोग मर रहे हैं, 13-13 साल के बच्चे मर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। एक मिनट में डिप्टी स्पीकर साहब, इंसान की जान का मसला है। 18वीं तरमीम बीच में आ जाती है कि सूबे का मसला है। अरे भाई, इंसान का मसला है। 32 अमवात हो गई है, किसके पास जाके रोएं, किसके पास जाके रोएं, किससे फरियाद करें। आज पीपल्स पार्टी के जो यहाँ रहनुमा मौजूद है, मैं उनसे हाथ जोड़ के आसिफ अली जरदारी साहब से हाथ जोड़ के इल्तिमास करता हूँ कि खुदारा हैदराबाद पे करम करें। वहाँ पे लोग मर रहे हैं। ये इंसान की सियासत से हटके, खुदा की कसम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, सियासत से हटके इंसान मर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। किससे फरियाद करें। आप मिस्टर चेयर डिप्टी स्पीकर साहब, आप रूलिंग दें, कोई कमेटी बनाएं, फेडरल अपनी इंटरविंग करें, किसी तरह एनडीए में वहाँ पे इन्वॉल्व हो, कोई ना कोई हल निकालें। लोग मर रहे हैं। कल जाके हम सब जाके वहाँ फाता पढ़ने होंगे और कुछ भी नहीं है। मरने वाले को बचाया जा सकता है। अगर आप सिंध गवर्नमेंट सीरियस हो, ऐसे करप्ट कोई भी हो, वो एमक्यूएम में हो, पीपल्स पार्टी में हो, पीटीआई में हो, नून लीग में हो, जो भी करप्शन कर रहा है उसको निकाल के बाहर करें और सत्याभाव करें, इंसान की जान बचाएं। अल्लाह रसूल का वास्ता, इंसानों की जान बचाएं। ये वसीम साहब, आपने बड़ा सीरियस इशू रेज किया है और हम मेयर हैदराबाद को, मिनिस्टर हेल्थ गवर्नमेंट ऑफ सिंध को और इनको डिपार्टमेंट्स को लिखते हैं कि ये इस पे फौरी एक्शन लें। जी डोगर साहब, 1 मिनट के लिए। शुक्रिया डिप्टी स्पीकर साहब। मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू चेयरमैन साहब ने बड़ा इन डिटेल आपके सामने, हाउस के सामने रखा है। बतौर चीफ विप अपोजिशन मेरी ये जिम्मेदारी है कि आज से 10 दिन पहले मैंने अपोजिशन लीडर की एप्लीकेशन स्पीकर ऑफिस में जमा कराई। 74 मेंबरान ने सिग्नेचर किए उस पर, और रूल 39 सर, जिसमें ये वाज़े है कि ये ओहदा जब भी खाली होगा इसको फ़ौरन फिल किया जाएगा। तो आज मेरी पूरी अपोजिशन पार्टी सपोर्ट करती है, पुरजोर आपसे मुतालबा करती है कि फिल फोर, जहां आप 27वीं तरमीम लाना चाह रहे हैं, आईने पाकिस्तान में तरमीम कर रहे हैं, और ये रबड़ स्टैम्प जाली असेंबली, और ये हालत ये है जमहूरियत की कि आज अपोजिशन लीडर की सीट खाली है, यह कुर्सी खाली है। तो फौरी सबसे पहले अगर आप चाहते हैं कि इस हाउस का कोई तकद्दुस बहाल हो तो अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन किया जाए, ताकि महमूद खान अचकजई साहब बतौर अपोजिशन लीडर अपना काम सर अंजाम दें। बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया। ये इस पे आप कल स्पीकर साहब के पास आ जाइएगा। इस पे कोई कोर्ट में इशू है, वो ज़रा आप आके स्पीकर साहब की बात है, आप आ जाइएगा। आप आ
To meet again on Friday, the 7th November 2025 at 11 a.m.